तो साथियों बढ़ते आगे मेंटल इशू। अभी इसके गहराई में चर्चा करेंगे, इसके डीप में जाएंगे, गहराई में जाएंगे। आज का जो टॉपिक है वह सिर्फ कोई स्टूडेंट ही ना सुने, हो सके तो आप आपके पेरेंट्स को भी लेकर आए, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट एक स्टूडेंट के लिए है उससे कई गुना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक पेरेंट्स के लिए है। कभी कभी पेरेंट्स अपने बच्चों पे इतनी अपेक्षाएं डाल देते हैं, मेरा सपना मेरा बेटा पूरा करेगा तो रैंक 1 क्यों नहीं लाया, रैंक 2 तो फेलियर है। ऐसे न जाने क्या क्या चीजों को लेकर स्टूडेंट्स पर प्रेशर किया जाता है, और ये स्टूडेंट जब आपकी अपेक्षाओं को नहीं मिलता है, आपकी अपेक्षा पूरा नहीं कर पाता है, तो वो ऐसा कुछ कर बैठता है, पेरेंट्स समझ ही नहीं पाता कि हमने ऐसी क्या गलती कर दी। तो मेरी ये इच्छा है, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप आपके पेरेंट्स के लेकर बैठो, अगर आप पेरेंट्स हो तो स्टूडेंट आपके बच्चे को भी लेकर बैठो। जितना विद्यार्थी के बारे में है उससे कई गुना ज्यादा ये जो कोर्स है पेरेंट्स के बारे में भी है। वैसे जनरली सभी के बारे में है, लेकिन कभी कभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के बीच में जम नहीं पाता है, मार्क्स को लेके, स्टडी को लेके। ओके, मोटिवेशनल वीडियोस, जैसे आप मानसिक तनाव से गुजर रहे हो तो मोटिवेशनल वीडियोस इसके ऊपर ज्यादा काम नहीं करता है। उसका असर कुछ घंटों तक होगा, कुछ दिनों तक होगा, हो सकता है कुछ हफ्तों तक भी हो, मैक्स टू मैक्स महीनों तक हो सकता है। लेकिन मोटिवेशनल वीडियोस देखे, यूट्यूब पर वीडियोस देखे, मोटिवेशनल किताब आपने पढ़ी, कुछ समय तक काम करेगा, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन तो है ही नहीं। मोटिवेशनल वीडियोस टेम्पररी होता है, लेकिन हमें तो परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। हमें तो उसके जड़ से उसको समस्या को उखाड़ फेंकना है। आज यंग लोग काफी डिप्रेशन में हैं। आप जब स्टैटिस्टिक्स देखोगे, डिप्रेशन का रेट साल ब बढ़ते जा रहा है, सुसाइड का रेट बढ़ते जा रहा है, स्ट्रेस और एंजाइटी का रेट बढ़ते जा रहा है, क्योंकि इसमें समाज में आज भी यह नहीं मानते कि डिप्रेशन नाम की कोई बीमारी होती है। कई लोगों का तो यह भी मानना होता है डिप्रेशन ये फेक है, ये कुछ होता ही नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग आत्महत्या करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं डीप डाउन में डिप्रेशन तो है। डिप्रेशन लोग छुपाते हैं, और सबसे बड़ी बात होती है ये कि लोग छुपाते हैं, क्योंकि समाज में आप किसी से बोलोगे डिप्रेशन में हो, स्ट्रेस में हो, तो अच्छी नजर से नहीं देखते हैं। शारीरिक बीमारी हो तो डॉक्टर होते, डॉक्टर को दिखा सकते हैं, लेकिन मानसिक, अगर आप बीमारी से गुजर रहे हो और आप बोल रहे हो कि मैं मानसिक समस्या से गुजर रहा हूं, तो लोग आपको नीची नजर से देखते हैं, आपको लगता है, अपमानस्पद लगता है, आपको लगता है ये क्या है, ये पागल हो गया, ये बोल रहा है डिप्रेशन में है, तो लोग छुपाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या है तो ये है, और ये समस्या अगर इसको समय पर ठीक नहीं किया गया तो ये समस्या बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसा क्यूमुलेटिव बेसिस पर बढ़ती है। मेंटल इशू की मेंटल इशू बहुत बुरी स्थिति है, ऑफ कोर्स अच्छी तो स्थिति है ही नहीं ये, और सबसे क्लियर करो, दवा इस पे कुछ काम नहीं करती है। कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो इसलिए मन का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर मन ही दुखी है, मन ही सैडनेस में जम के बैठा है, मन के अंदर हमने कई सारे बिलीफ तैयार करके बैठा है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इसलिए तो कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये कहावत है, इसका बहुत डीप डाउन में मीनिंग है। जीवन आज के ज़माने में आज ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होगा जिसके मन में आज आत्महत्या का विचार नहीं आया होगा। कई सारा हमारे मन में कई बार आत्महत्या का विचार आता है। कई स्टूडेंट्स मुझसे बातें करते, सर आत्महत्या का विचार आता है, क्या करना पड़ेगा? तो आजकल एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा कि जिसको मन में एक बार तो कम से कम आत्महत्या का विचार नहीं आया हो, क्योंकि इतना स्ट्रेस, एंजाइटी बढ़ा है सोशल मीडिया की वजह से, प्राइवेसी नाम की कुछ चीज़ रही नहीं है। तो इसलिए इससे बाहर आना ज़रूरी है, इस रोग को इसके जड़ से उखाड़ फेंकना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो एक बार रिवाइज करवा देता हूँ और उसको एंड करेंगे इस वीडियो को। तो सबसे पहले ये वीडियो जितना पेरेंट्स के बारे में ज़रूरी, उतना स्टूडेंट्स के बारे में भी जरूरी। ये वीडियो वैसे सभी के लिए ज़रूरी है। मोटिवेशनल वीडियो जिसके ऊपर काम नहीं करता, इसका असर कुछ समय तक होता है लेकिन हमें तो परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। आज यंग लोग काफ़ी डिप्रेशन में, और डिप्रेशन हम लोग छुपाते हैं, यही सबसे बड़ी समस्या है। इसके ऊपर दवाई वगैरह कुछ काम नहीं करती है, और कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बढ़ते आगे, डिप्रेशन, उदासीनता। आखिर क्या होता है डिप्रेशन? कई लोग कहते हैं सर मैं डिप्रेशन में हूं। अरे डिप्रेशन होता क्या है, तो ये तो पहले समझना पड़ेगा ना। सबसे पहले डिप्रेशन एक मनोरोग है। जैसे शरीर में कई सारे रोग होते हैं, किसी को बुखार हो गया तो हम कहते हैं फीवर हो गया, ये तो शरीर का रोग हो गया, फिजिकल रोग हो गया। लेकिन डिप्रेशन ये मनोरोग है, मन का रोग है, माइंड का रोग है। सबसे पहले माइंड और ब्रेन में क्या फर्क है? माइंड यानी मन जो दिखता नहीं है, ब्रेन यानी
दिमाग का जो दिमाग होता है जो बॉडी से कनेक्टेड है। तो ये जो मन होता है, मन, इसी को बीमारी को डिप्रेशन कहते हैं। और जो ब्रेन की बीमारी होती है जैसे कि हेडेक हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, दिमाग की बीमारी है, तो इस शरीर की बीमारी से कनेक्टेड होता है। लेकिन हम मन के बीमारी के बारे में बोल रहे हैं, उसी का एक नाम है डिप्रेशन। जैसे शरीर में कई सारे रोग होते हैं, वैसे मन के प्रक्रिया में, मन के चिंतन के विषय में रोग होते हैं, उसको डिप्रेशन बोलते हैं। जैसे हमारे शरीर में समस्या होती है, वैसे मन के चिंतन प्रक्रिया में, हमारे भावनाओं में के प्रक्रिया में समस्या होती है। ओके, तो साइकोलॉजी या साइकेट्रिस्ट में ऐसे स्थिति में ऐसे रोग को नाम दिया है, उसका एक रोग का नाम है डिप्रेशन। डिप्रेशन यानी उदासीनता, मन दुखी होता है। अभी डिप्रेशन के कुछ प्रकार, इसके डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन एक बार प्रकार आपने कभी सुने रहेंगे तो एक बार बता देता हूँ। जैसे होता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है, एक होता है बाइपोलर डिसऑर्डर, कभी खुशी कभी गम, एकदम तूफान जैसे खुशी कभी दुख होता है। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर सीजन के हिसाब से होता है। एक होता है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, एक सेकंड, और एक होता है एक सेकंड सिचुएशनल डिप्रेशन, परिस्थिति के अनुसार, और ओसीडी भी होता है, और कई सारे प्रकार है इसके। लेकिन इसके इतने डीप में हम नहीं जाएंगे। हम जो मैं ऐसा कोई यहाँ पर विकीपीडिया वाला डेफिनेशन, वो किताबें वाला डेफिनेशन ऐसा नहीं बताने वाला हूँ। मैं आसान भाषा में समझाऊंगा ताकि एक आम भारतीय, एक आम इंसान इसको समझ सके। ठीक है, तो ये डिप्रेशन के मैंने इसलिए प्रकार बताए ताकि आपको एक मालूम हो, या फिर आपने कभी सुने रहेंगे ये क्या होता है। ठीक है, तो डिप्रेशन के कुछ प्रकार है। अभी डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है, मूड का डिसऑर्डर है। अभी मूड का मतलब होता है मनस्थिति, किस समय हम कैसा फील करते हैं उसको बोलते हैं मूड। जैसे कई बार मैं बोलता हूँ कि आज तो मेरा काम का मूड नहीं है, हम कई बार बोलते हैं आज तो पढ़ने का मूड नहीं है, आज तो ऑफिस जाने का मूड नहीं है, तो वो मूड की बात नहीं चल रही। ऐसा मूड डिसऑर्डर जो 2 हफ्तों से ज्यादा होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। ओके, तो इसका मतलब आप डिप्रेशन की स्थिति में आ चुके हो, आपको डिप्रेशन ने घेर लिया है। ओके, हम लोग मूड का शब्दों का उपयोग सामान्य जीवन में करते रहते हैं। आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, आज तो मूड आराम करने का है, तो वो वाले मूड की बात नहीं है। डिप्रेशन एक मूड ऑर्डर है, मूड डिसऑर्डर जो मूड से जुड़ी समस्याएं होती है। ओके, डिप्रेशन की खास बात है ऐसा मूड डिसऑर्डर जो कंसिस्टेंट होना चाहिए, परसिस्टेंट होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। ये 1 दिन या 2 दिन की मामला की बात नहीं है। ठीक है, कंसिस्टेंट का मतलब है 1 दिन का मामला नहीं है, 1 घंटे का मामला नहीं है, लंबे समय तक लगातार मूड डिसऑर्डर होना चाहिए। वैसे तो 14 दिन का पैरामीटर दिया है, तो ही हम कहेंगे कि कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब लंबे समय तक, कई लंबे समय तक, 14 दिनों तक वो मूड डिसऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, लंबे समय तक की जो परिभाषा है मनोवैज्ञानिक में, 2 हफ्तों से अधिक के लिए मिनिमम 2 हफ्ते तो होना ही चाहिए। उससे अधिक हो रहा है तो मतलब 2 हफ्तों तो हो गया, उससे अधिक तो डिप्रेशन में तो है ही। ओके, अगर कोई व्यक्ति 14 दिन इस अवस्था में रहे या उससे ज्यादा रहे, तो आप कह सकते हैं वो डिप्रेशन में है, उदासीनता में है, मन के बीमारी से जूझ रहा है। ओके, आप कभी तूफानी मूड में आ जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, तो यह चिंता की बात है, इसे बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। तो एक डिप्रेशन का एक विशेष रूप माना गया है। जैसे कई प्रकार ओसीडी होता है, तो कई प्रकार डिप्रेशन के ऐसे प्रकार है। तो 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा आपको मूड लगातार अगर खराब किस्म का रहता रहेगा, तो इसका मतलब आप डिप्रेशन में हो, आप मानसिक स्थिति से गुजर रहे हो। यदि निम्नलिखित फीलिंग रहती हो लगातार, तो इस व्यक्ति को डिप्रेशन है। अभी कौन सी फीलिंग है उसको हम चर्चा करेंगे डीप में, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसके पहले ये वीडियो में रिवाइज करवा देता हूँ, इसके सारे पॉइंट्स में रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले देखना हमने क्या देखा था, एक सेकंड दोस्तों। डिप्रेशन एक मनोरोग है, जैसे शरीर में रोग होते हैं वैसे ही डिप्रेशन क्या है। जैसे शरीर में रोग होते हैं वैसे ही मन के प्रक्रिया में, मन के रोग को डिप्रेशन कहा जाता है। ठीक है, तो साइकाट्रिस्ट ने इसको नाम दिया डिप्रेशन, जो उदासीनता है। डिप्रेशन के कई सारे प्रकार है। डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है, मतलब किस समय हम क्या फील कर रहे हैं। और ये मूड डिसऑर्डर लगातार 14 दिनों तक होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। 1 दिन का मामला नहीं है, 1 हफ्ते का मामला नहीं है, 14 दिनों तक कंसिस्टेंट होना चाहिए। ओके, और ये लगातार होना चाहिए 14 हफ्तों तक, तो ये आप कह सकते हो डिप्रेशन में है। अभी डिप्रेशन में क्या फीलिंग्स आती है, क्या नहीं आती, इसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं आगे, पिछला वीडियो आगे कंटिन्यू करेंगे। यदि उस निम्नलिखित फीलिंग रहती हो तो लगातार
14 दिनों से ज़्यादा, तो आप डिप्रेशन में हैं। अभी किस प्रकार की फीलिंग की बात कर रहा हूँ देखना। सबसे आती है सबसे पहले दुख की भावना। दुख है, अभी दुख को भी डिफाइन करने के लिए, दुख को बताने के लिए कई सारे और फीलिंग्स है। दूसरा आता है एंगर। चले ठीक है, दुख के भावना में डीप में जाएंगे। तो दुख की भावना में बेसिकली इसमें 4 कैटेगरी है। दुख की भावना सैडनेस। तो पहला है, यदि कोई व्यक्ति लगातार 2 हफ्तों से ज्यादा दुखी दिख रहा है, तनाव में है, परेशान में है, खुश नहीं है, हमेशा नाराज रहता है, गुस्सा रहता है, रोते रहता है, तो ये इसका मतलब वो दुख की भावना है। हमेशा 2 हफ्तों से ज्यादा तनाव में है, परेशान में है, खुश नहीं है, नाराज रहता है, गुस्सा रहता है, रोता रहता है लगातार, और कई सारी चीजें नेगेटिवली वो करते रहता है। तो ठीक है, चिड़चिड़ापन है 2 हफ्तों से ज्यादा, तो इसका मतलब वो व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया है। ठीक है, अभी सैडनेस को डिफाइन करने के लिए कई सारे शब्द है। तो 4 बेसिकली शब्द है इसके, 4 ऐसे शब्द सैडनेस को डिफाइन करने के लिए। तो सबसे पहले जो होता है, पहला जो शब्द है इसमें, इसको बोलते हैं होपलेसनेस। यानी अब कोई होप नहीं है जिंदगी में, अब कोई आशा नहीं है, उम्मीद खत्म हो गई है। जब कोई व्यक्ति कहने लगे जीवन में कुछ नहीं होने वाला है, आप बोलोगे क्यों कुछ नहीं हो सकता, और थोड़ा प्रयास कर ले, और थोड़ा मेहनत कर ले। वो व्यक्ति बोलेगा नहीं यार, मैं तो जीवन से हार गया हूं, जीवन से थक गया हूं, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। इसको बोलते हैं होपलेसनेस। होप खत्म हो गई है, जिंदगी से आस खत्म हो गई है, उसको लगता है अब जिंदगी में कोई आशा की किरण है ही नहीं। इसको बोलते हैं होपलेसनेस। दूसरा आता है दुख की भावना में सपोर्टलेसनेस। यदि किसी व्यक्ति में सपोर्टलेस दिखने लग जाए, असहाय दिखने लग जाए, किसी स्ट्रगल में लगा हुआ था, किसी चीज के लिए लगातार भिड़ा हुआ था, और उसको एक समय के बाद लगने लग जाए कि मेरी सहायता कोई कर ही नहीं सकता, मेरा भाग्य एकदम खराब है, मेरा लक खराब है, मैं दुर्भाग्य से पैदा हुआ हूं, उसको लगने लग जाए अब मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, मुझे कोई तार नहीं सकता, मेरा क्या होने वाला है मुझे पता नहीं है। यह होता है सपोर्टलेसनेस। तीसरी जो आती है फीलिंग, इसको बोलते हैं वैल्यूलेसनेस। एक होती है वैल्यूलेसनेस। इसका मतलब यदि किसी व्यक्ति को लगने लग जाए उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं है, निरर्थक जीवन है, कोई पूछता नहीं मुझे, यह फील होने लगता है 2 हफ्तों से ज्यादा, मेरी दुनिया में, मेरे परिवार में, मेरे दोस्तों में मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरे होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा कोई महत्व है ही नहीं, मुझसे कोई पूछता नहीं है, मेरा कोई मान नहीं करता है, मेरा कोई सम्मान नहीं करता है। 2 हफ्तों से ज्यादा ये जब भावना अंदर आने लगे तो ये वैल्यूलेस की भावना और ये दुख की भावना है। इसका मतलब आप डिप्रेशन में हो। ये तीसरा हो गया। अब नेक्स्ट आता है एक्सपेक्टलेसनेस, यानी जीवन में आप कोई उद्देश्य बचा ही नहीं। जब कोई 90-95 साल का आदमी, 90-95 ईयर्स का आदमी बोले मैंने सब कुछ पा लिया, अब जीवन में कोई उम्मीद नहीं, मेरे सब सपने पूरे हुए, तो ठीक है, बात समझ में आती है। लेकिन एक 30-35 साल का आदमी कह दे जीवन में कुछ बचा नहीं, जीवन से कोई आस नहीं, मुझे जीवन से कोई उम्मीद नहीं, तो बात समझ में नहीं आती। तो ये हो गया एक्सपेक्टलेसनेस। ओके, और एक होता है पैशनलेसनेस, और एक होता है पैशनलेसनेस। यानी पहले क्रिकेट का शौक था, अब नहीं है, पेंटिंग का शौक था, अब नहीं है, बैडमिंटन का शौक था, अब नहीं है, बातें करने का शौक था, अब नहीं है, घूमने का शौक था, अब नहीं है, कुकिंग का शौक था, अब नहीं है। इसको बोलते हैं पैशनलेसनेस। मतलब जो मेरा पहले पैशन था अब उसमें रुचि है ही नहीं, और ये चीजें 2 हफ्तों से ज्यादा चल रहा है। इसका मतलब आपको मानसिक शिकार हो चुके हो, आपको डिप्रेशन में घेर लिया है, आप मनोरोग हो गए हो, आपको मन का रोग हो गया है। अब इसके ऊपर आपको सॉल्यूशन लाना बहुत जरूरी है। चलो ठीक है, एक बार रिवाइज करवा देता हूं आपसे। सबसे पहले सैडनेस को डिफाइन करने के लिए कई सारे शब्द है। तो सबसे पहले जो शब्द आता है वो आता है होपलेसनेस, अब जीवन में कोई आशा नहीं है। दूसरा होता है सपोर्टलेसनेस, अब मुझे कोई सपोर्ट ही नहीं करता। ये एक होता है वैल्यूलेसनेस, मतलब मेरा जीवन में कोई महत्व नहीं है। एक होता है एक्सपेक्टलेसनेस, अब मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है। एक्चुअली 5 शब्द है। और 5वां आता है पैशनलेसनेस, अब मुझे अपने हॉबी से जब दूर भागने लगता हो तो इसको बोलते हैं पैशनलेसनेस। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अभी प्रीवियस वीडियोस में आपने सैडनेस का देख लिया, तो ये दुख की भावना देखा। अब चलते आगे, डिप्रेशन की फीलिंग्स हमें समझना है। एक दुख की भावना देख लिया आपने। अब देखते हैं एंगर ऑन सेम थिंग, किसी एक चीज को लेकर बड़ा गुस्सा पड़ा है, जैसे कि किसी व्यक्ति के बारे में हो सकता है, किसी कोर्स के बारे में हो सकता है, कभी कभी खाने के बारे में हो सकता है। तो एक
एंगर पड़ा है, डीप डाउन में बहुत बड़ा गुस्सा पड़ा है, इससे हमारे हार्मोन्स भी खराब होते हैं, तो इसका मतलब 2 हफ्तों से ज़्यादा ये हो रहा है तो डिप्रेशन की स्थिति है। तीसरा होता है हार्मोन्स इम्बैलेंसेस, हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंसेस होते हैं। अभी चलते इसके डीप में स्टडी करेंगे। हमारे शरीर में अधिकांश चीज़ें हार्मोन्स के बेसिस पे चलती है, ओके। और हम खुश है, इसका मतलब हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज हुआ है, बैलेंस में रिलीज हुआ है, इसका मतलब ये होता है। अब क्या होता है, हम दुखी है, इसका मतलब किसी हार्मोन्स का बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ गया है। अगर हम दुखी है, इसका मतलब हमारे हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ गया है। हार्मोन्स का बैलेंस रखने का जिस हार्मोन्स का बैलेंस रखने का जिस हार्मोन्स का काम है उसका नाम है सेरोटोनिन। जब सेरोटोनिन का बैलेंस कम होने लगता है तब हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ने लगता है, और जब हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ने लगता है तो डिप्रेशन जैसी स्थितियां होनी शुरू हो जाती है। और यदि किसी व्यक्ति को सेरोटोनिन नाम का हार्मोन्स लेवल पर है तो व्यक्ति ठीक रहेगा, मूड आमतौर पर जैसा होना चाहिए वैसा ही रहेगा। तो ये सेरोटोनिन हार्मोन्स अगर आपका बिगड़ चुका है, उसका बैलेंस बिगड़ चुका है, तो आप मानसिक समस्याओं के शिकार हो गए हो, ठीक है। दूसरा होता है डोपामाइन। एक होता है डोपामाइन। जब आपके शरीर में डोपामाइन की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होती है तब बहुत अच्छा फील करते हो, तो आपको सुखद की अनुभूति होती है। ये फोकस के लिए काम करते हैं, जैसे कि आप मोबाइल देख रहे हो, स्क्रोलिंग कर रहे हो कोई भी सोशल मीडिया, तो इसका मतलब डोपामाइन रिलीज हो रहा है, तो आपको सुखद की अनुभूति मिलती है। एक होता है इंडोर्फिन्स। इंडोर्फिन्स ये होता है जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो, जब जैसे देखना सुबह आप उठ के चले जाइए घूमने के लिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, ऐसा कुछ कीजिए जिससे कि जैसे आपके बॉडी के अंदर पसीना आ जाए। जब आपके बॉडी के अंदर पसीना आता है तो इंडोर्फिन्स नाम का हार्मोन रिलीज होता है और आपको खुश रखता है। जब सुबह आप वॉकिंग करोगे, ऐसा कुछ करोगे फिजिकल एक्टिविटी जिसकी वजह से शरीर के अंदर पसीना आ जाए, तो आपके अंदर इंडोर्फिन्स नाम का हार्मोन रिलीज हुआ है और आपको खुश रखता है। एक होता है ऑक्सीटोसिन। ये प्रेम की भावना से संबंधित होता है, लव एंड अफेक्शन। इसका बेसिक मतलब ये आपका अंदर रिलीज हुआ है। अब प्रेम किसी से भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड से हो सकता है, बॉयफ्रेंड से हो सकता है, माँ बाप से हो सकता है, बच्चों से हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। जब आप प्रेम की भावना आपके अंदर रिलीज हुई है तो यह हार्मोन ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ है आपके अंदर, ओके, और ये आपको खुश रखता है। तो जब डॉक्टर साहब डोज देते हैं ना, अपने कोविड के टाइम पे कभी भी लिया रहेगा डोज, तो डोज का मतलब डी का मतलब होता है डोपामाइन। मतलब डोज होता है कि ये आपके बैलेंस जो इम्बैलेंस हो चुके उसको बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। डी का मतलब होता है डोपामाइन, ओ का मतलब होता है ऑक्सीटोसिन, एस का मतलब होता है सेरोटोनिन और ई का मतलब होता है एंडोर्फिन्स। तो इसी के ऊपर काम किया जाता है डोज में। तो चलिए ये वीडियो में बस एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैंने यह समझाया था कि किसी सेम चीज़ पे अगर गुस्सा पड़ा है 2 हफ्तों से ज़्यादा तो डिप्रेशन जैसी समस्या आ जाती है। और एक होता है हार्मोन्स का इम्बैलेंसेस। तो सबसे पहले आता है कि हमारे शरीर में सारी अधिकांश चीज़ें हार्मोन्स के बेसिस पर चलती है। अगर हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ गया तो डिप्रेशन जैसी समस्या आती है। सेरोटोनिन का जब बैलेंस बिगड़ जाता है तो डिप्रेशन आ जाता है। डोपामाइन का जब बैलेंस बिगड़ जाता है डिप्रेशन आ जाता है। इंडोर्फिन, जब हम पसीना निकालते हैं तो इंडोर्फिन नाम का हार्मोन रिलीज हो जाता है और इसका जब बैलेंस बिगड़ जाता है तो डिप्रेशन आ जाता है। ऑक्सीटोसिन प्रेम की भावना से संबंधित होता है और इसका जब बैलेंस बिगड़ जाता है तो डिप्रेशन आ जाता है। और डॉक्टर साहब जब डोज देते हैं, डी यानी डोपामाइन, ओ यानी ऑक्सीटोसिन, एस यानी सेरोटोनिन और ई यानी एंडोर्फिन्स। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसके बारे में गहरे में चर्चा करेंगे। अब चलते आगे। बैड पास्ट मेमोरीज। हमारे भूतकाल में कई सारी घटना होती है और उसका दर्द हम आज लेकर चलते हैं। हम बहुत चाहते हैं इस घटनाओं को भूलना है, इस घटनाओं का दर्द कम करना है, लेकिन हम वो दर्द कम ही नहीं कर पाते। बैड पास्ट मेमोरीज किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जैसे कि ब्रेकअप हो गया। आजकल यूथ लोगों में होता है कि गर्लफ्रेंड से इतना पॉजेसिव हो जाते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड ने धोखा नहीं देना चाहिए, उस पर इमोशनल डिपेंडेंस क्रिएट हो जाती है। और वो जब गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है तो डिप्रेशन आ जाता है और उसका विचार 2 हफ्तों से ज़्यादा किया, डिप्रेशन आ जाता है। रिवर्स ले लो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से ज़्यादा इमोशनल डिपेंडेंट हो जाती है और वो जब बॉयफ्रेंड चला जाता है तो डिप्रेशन आ जाता है और उसका विचार 2 हफ्तों से ज़्यादा हम मन में सोचते हैं। कभी किसी ने आपको सुनाया हो, कभी किसी ने आपको अपमान किया हो, कभी किसी ने आपको फाइनेंशियल लॉस दिया हो, कभी किसी ने आपको इमोशनल लॉस दिया हो, कभी किसी ने आपको फिजिकल लॉस दिया हो। कई सारे प्रकार होते हैं, हजारों घटनाएं होती है हमारे जीवन में और वो घटनाओं का दर्द आज भी हमें खलता है। वो घटनाओं को याद करते हैं, दुख होता है, गुस्सा आता है, आंखों में से पानी आता है, बड़े हम
चल बिचल हो जाते हैं, हमारा मन उस समय पे काबू में नहीं रहता है, वो घटनाओं की जब स्मृति याद करते हैं, ये होती है बैड पास्ट मेमोरीज। और इसका विचार 2 हफ्तों से ज्यादा चल रहा है, कुछ लोग तो इसको विचार 10-10 साल से लेके चल रहे हैं। उन्होंने सोचो अपनी मानसिक स्थिति कितनी खराब की है। तो ठीक है, तो ये बैड पास्ट मेमोरीज होती है, 2 हफ्तों से ज्यादा अगर ये मन में चल रहा है तो इसका मतलब आप डिप्रेशन जैसी समस्याओं को आपने घेर लिया है। तो इसके जड़ से इसको उखाड़ फेंकना जरूरी है। तो एक बैड पास्ट मेमोरीज एक बहुत बड़ा कारण होता है। ठीक है, अब देखना डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन विचारों की बीमारी है, तो इसको अच्छे विचारों से ही खत्म किया जा सकता है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अब चलते आगे। वाई डिप्रेशन, आखिर डिप्रेशन क्यों, वाई? सबसे पहले देखना कुछ घटना होती है, कुछ बुरी घटना हुई, सम बैड इवेंट्स हैपन। अभी इवेंट क्या हो सकता है, इमोशनली भी हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है, कभी कभी फाइनेंशियली भी हो सकता है। कुछ बुरा घटना हो इमोशनली, जैसे कि आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई, बहुत ज्यादा कर्जा बाजारी हो चुके हैं, आप कोई एग्जाम में फेल हो चुका है, आप जिससे बहुत प्यार करते थे वो आपको छोड़ के गया है। फिजिकली भी हो सकता है, किसी ने आपको बहुत पीटा हो। फाइनेंशियली हो सकता है, किसी ने आपके पैसे डुबाए हो। हजारों घटनाएं हो सकते हैं हम, और वो घटना का याद हमें बार बार आना। ठीक है, एंड दैट इवेंट स्टिल इन माइंड, वो इवेंट अभी भी मन में खलता है, वो इवेंट मन में अभी भी उसका दुख पड़ा हुआ है। एंड थिंकिंग अ लॉट ऑफ दैट इवेंट, वो इवेंट के बारे में, वो घटना के बारे में बहुत सोचना, इनफैक्ट 2 हफ्तों से ज्यादा सोचना, सालों सालों तो कई लोग सोचते हैं। एंड इट बिकम्स हैबिट ऑफ योर थिंकिंग। अब आपके मन में वो एक आपकी आदत बन चुकी है कि सुबह शाम आप वही सोचते हो, वही बैड इवेंट के बारे में सोचते हो। आप चाहते हो इस चक्रव्यूह से बाहर पड़ना है, लेकिन आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो। आप लाख कोशिश करते हो, लेकिन उस चक्रव्यूह से बाहर ही नहीं पड़ रहे हो। ठीक है, जब केमिकल हमारे ब्रेन में अच्छी मात्रा में नहीं बनती है, हमारे अंदर ऑटोमेटिकली मायूसी आ जाती है। जब एक केमिकल हमारे ब्रेन में अच्छी मात्रा में नहीं बनती है, तो ऑटोमेटिकली मायूसी छा जाती है। ठीक है, डिप्रेशन में ऐसा जरूरी नहीं कि आपको डिप्रेशन होने के लिए कोई रीजन चाहिए, कोई दुख होना चाहिए। तो कभी कभी होता है डिप्रेशन में कोई आपके चिंतन मतलब बैड पास्ट मेमोरीज भी नहीं होता है, एंगर भी नहीं होता है। तो कभी कभी ऐसा कोई रीजन नहीं चाहिए कि, और डिप्रेशन ऐसी समस्या है, कोई सिटी स्कैन में, एक्सरे में, एमआरआई में, सोनोग्राफी में, ये जितनी सारी टेक्नोलॉजीज है उसमें दिखता ही नहीं है। तो ये एक कई लोगों का ऐसा मानना होता है फेक ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन अगर ये फेक होती तो लोग दुखी ना होते, लोग आत्महत्या ही नहीं करते। तो ये कहीं ना कहीं बीमारी शारीरिक बीमारी से भी खतरनाक है। ओके, बिना कारण के, बिना दुख के भी आप डिप्रेस्ड हो सकते हो। आपके अंदर हार्मोन्स इंबैलेंस हो गया तभी भी आप डिप्रेस्ड हो सकते हो। ठीक है, हमारे शरीर कुछ केमिकल्स बनाता है जिसके कारण हम खुश होते हैं, उनको कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर हमारे ब्रेन में या हमारे मस्तिष्क में बनते हैं। आपके शरीर में अगर न्यूरोट्रांसमीटर अच्छे बनने चाहिए, अगर वो अच्छे नहीं बन रहे तो आपका मूड डिसऑर्डर आ जाता है और आप में डिप्रेशन छा जाता है। ओके, अभी एक एंगर के बारे में, गुस्से के बारे में आगे चर्चा करेंगे डीप डाउन में। तो चलिए इसके बारे में और जो अभी देखा उसका एक बार रिवीजन कर लेंगे कि डिप्रेशन क्यों होता है। सबसे पहले कोई घटना हो गई, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली कोई भी, और उस घटना के बारे में बार बार सोचना अभी आपकी वो आदत बन चुकी है। और जब केमिकल्स अच्छे मात्रा में नहीं बनते हैं तो डिप्रेशन आ जाता है। ठीक है, डिप्रेशन के लिए ऐसा जरूरी नहीं कि कोई रीजन चाहिए, बिना रीजन के भी डिप्रेशन आ सकता है। ठीक है, तो अगर न्यूरोट्रांसमीटर आपके बॉडी के अंदर बनने चाहिए थे, ब्रेन के अंदर, वो नहीं बने, डिप्रेशन आ जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। तो अब चलते हैं एंगर के बारे में, गुस्सा, क्रोध, राग, द्वेष। तो चलते हैं इसके बारे में गहरे में चर्चा करते हैं, गुस्से के बारे में। क्योंकि गुस्सा एक ऐसा विषय है जहां पर कई लोग अपने सारे रिश्ते खराब कर देते हैं, कई सारे लोग अपनी अग्नि में जीते हैं, हमेशा गुस्सा भरा पड़ा हुआ है। तो चलिए इसके डीप डाउन में चर्चा करेंगे। एंगर फिजिकली भी हो सकता है, इमोशनली भी हो सकता है। कभी कभी हम तोड़फोड़ कर देते हैं, वो फिजिकली हो गया, या इमोशनली भी हो सकता है एंगर। आप में से कितने लोगों को गुस्सा आता है? जितने भी लोग देख रहे हैं ये वीडियो, तो हो सकता है आपको गुस्सा आता हो, आप गुस्से वाले व्यक्ति हो। ओके, एंड कई सारे लोग आजकल लोग कहते हैं गुस्सा आना तो नॉर्मल है, उसमें क्या बात है, गुस्सा आना तो नॉर्मल है।
हमने गुस्सा नॉर्मल बोला, गुस्सा नॉर्मल बोला, गुस्सा नॉर्मल बोला, हमारी आदत पड़ गई गुस्सा होने की, गुस्से की आदत पड़ गई, गुस्सा बढ़ गया, गुस्सा बढ़ गया, गुस्सा बढ़ गया, एक्सप्लोज हो गया, ब्लास्ट हो गया। ओके, वैसे हम गुस्सा करते ही कहां पर है? आगे वाला दिला देता है हमें गुस्सा, काम ही ऐसे करते हैं, फिर हम वेट करते रहते हैं। हम जब आगे वाला हमारे हिसाब से नहीं चलता है तो गुस्सा आता है, फिर हम बोलते हैं गुस्सा आता है, गुस्सा आता है। हमने आगे वाला जब हमारे हिसाब से नहीं चलता तो गुस्सा आता है, वो बदलेंगे, सॉरी कहेंगे, ये छोटी छोटी बातें हमारे अंदर कई सारे हमारी शक्तियाँ कम कर देता है। गुस्सा बढ़ता है, गुस्सा बढ़ता है, मानसिक स्थिति खराब होती है, फिर हमारी शक्तियाँ अंदर की जो इनर पीस होता है वो कम होता है, कम होता है, कम होता है। ओके, जब आप गुस्सा करते हो तो एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल ये हार्मोन्स खराब होते हैं और ये डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण होता है। तो गुस्सा आना ये नॉर्मल नहीं है, ये हमारे जो तक हमारे समाज में कई बार इसका भ्रम फैलाया गया है कि गुस्सा आना नॉर्मल है। गुस्सा आना नॉर्मल नहीं है, गुस्सा आना ये मानसिक स्थिति को बिगाड़ने वाला काम होता है। ओके, आजकल लोग कहते हैं गुस्सा नॉर्मल है, गुस्सा आना सहज है। ओके, गुस्सा बाहर निकाल दो। अच्छा, इसके कई सारे आजकल लोग ये भी करते हैं, गुस्सा बाहर निकालना चाहिए कि पिलो ले लो, पिलो पे मारो, गुस्सा बाहर निकलेगा। जब हम गुस्सा निकालते गए, गुस्सा निकालते गए, गुस्सा निकालते गए, गुस्सा बढ़ता गया, गुस्सा बढ़ता गया, गुस्सा बढ़ता गया, अंदर की शक्ति घटती गई, घटती गई, घटती गई। ओके, तो गुस्सा ना नॉर्मल समझ लिया, गुस्सा निकालने को नॉर्मल समझ लिया, गुस्सा बढ़ता गया, अंदर की आत्मिक शांति कम हो गई, इनर पीस कम हो गया, फिर हम कहते हैं हमारी मानसिक स्थिति खराब हो गई, फिर डिप्रेशन को मैंने बुलावा दे दिया। जैसे क्या आप जैसे नो स्मोकिंग जोन होता है, वैसे क्या आप नो एंगर जोन बना सकते हैं कि भाई चलो मैं घर में आ गया, अभी नो एंगर जोन, मैं गुस्सा करूंगा ही नहीं, गुस्सा आ जाऊंगा तो मौन रह जाऊंगा। ओके, इसका मतलब आपने घर में पैर रखा या ऑफिस में पैर रखा, जहां पर भी आप काम करते हो तो वहां क्या करेंगे आप? नो एंगर जोन। या पढ़ाई करते हो सुबह शाम तक, तो जहां से आप काम करके निकलते हो, हर सोच, हर बिहेवियर नो एंगर जोन। जैसे नो स्मोकिंग जोन होता है, नो पार्किंग जोन होता है, वैसे ही नो एंगर जोन की यहां पर इस एरिया में गुस्सा करूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी हमारे पास ऑप्शन है गुस्सा कब करना है, कब नहीं करना है, किस पर करना है, किस पर नहीं करना है, हमारे पास ऑप्शन होता है। जैसे मैं बता देता हूं, जैसे ट्रैफिक में जा रहे हैं अपन और हम क्या बोलते हैं, यार ट्रैफिक में जाना मतलब ट्रैफिक में जा रहे, कितने लोग बकवास गाड़ी चलाते, तो वो बकवास गाड़ी चलाते, फिर वो नेगेटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव, फिर हमें वापस गुस्सा आता है, गुस्सा आता है, गुस्सा आता है। किसी ने हमको सुनाया तो चलो दिल तो दुखता है, लेकिन हमारे पास चॉइस है गुस्सा आना या नहीं आना है। देखना, हम कभी भी गुस्सा हमारे नीचे लेवल को आदमी को करते हैं। जैसे आप कहीं पर ऑफिस में काम करो या फिर कहीं के जॉब करो, तो हम हमारे जो सीनियर है उस पर गुस्सा करेंगे, हम हमारे जूनियर उस पर गुस्सा करेंगे, हम हमारे सीनियर पर गुस्सा नहीं कर सकते। अगर हमारे सीनियर पर अगर हमने गुस्सा किया तो हमें बाहर निकलना पड़ेगा, हमें बाहर निकाल देगा, हमें जॉब से निकाल देगा। तो गुस्सा आना ही हमारी चॉइस है कि हम हमारे निचले स्तर के आदमी को, जूनियर को गुस्सा करते हैं, हम हमारे सीनियर को गुस्सा नहीं करते। हमें उन पर कितना भी गुस्सा हो लेकिन हम गुस्सा नहीं करते। तो गुस्सा आना चॉइस है। आप आपके बॉस को गलती हुई तो आपके मालिक से कोई गलती हुई, आप आपके मालिक पर, बॉस पर गुस्सा नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब गुस्सा आपके कंट्रोल में है। ऐसा नहीं कि गुस्सा कभी भी निकाला जा सकता है। ठीक है, गुस्सा आमतौर पर अपने छोटे स्तर पर व्यक्ति को निकाला जाता है। जो लोग कमजोर होते हैं उन पर गुस्सा निकाला जाता है। अगर बड़े लेवल पर गुस्सा पहुंच गया तो जिंदगी की बैंड बजा देता है। और गुस्से से सिर्फ एक ही मिलता है, पश्चाताप, रिग्रेट, पश्चाताप। कोई ऐसा नहीं मिलेगा गुस्सा किया मैंने बहुत खुशी मिल रही है, बहुत शांतता मिल रही है, ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा। गुस्से सिर्फ एक ही आउटपुट है, पश्चाताप। ठीक है, कोई है क्या यहाँ पर कि गुस्सा है, खुशी मिली है, गुस्सा हो गया, बहुत आनंद मिला, बहुत प्रसन्नता मिली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। गुस्से से आपको सिर्फ पश्चाताप मिलता है। ठीक है, क्या करे, गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। क्या करे, गुस्सा आने के बाद हमारा दिमाग काम नहीं करता। कई लोग बोलते हैं सर गुस्सा आने के बाद समझ में नहीं आता क्या करना है। ओके, तो जैसे हमने सबने मिलकर पब्लिक प्लेसेस में नो स्मोकिंग जोन बनाया है, जिसको गुस्सा आएगा वो ऑफिस छोड़कर जाएगा या घर छोड़कर चले जाएगा। चलो गुस्सा आ गया, इस रूम में गुस्सा आ गया, अभी सपोज ये रूम में नो एंगर जोन है, तो इसमें गुस्सा आ रहा है तो ये छोड़ के जाऊंगा। लेकिन ऑफिस में गुस्सा करना ही नहीं, गुस्सा करना ऑफिस के बाहर करना। ठीक है, तो नो एंगर जोन, ऑफिस में जा रहा हूँ नो एंगर जोन, गुस्सा आ रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, बाहर चले जाऊंगा। तो इसकी वजह से धीरे धीरे गुस्सा शांत होने लग जाएगा। ठीक है, जिसको करना वो बाहर चले जाएंगे, लेकिन अंदर नहीं करना गुस्सा।
ठीक है। लेकिन ये चीज़ करोगे तो गुस्सा शांत हो जाएगा। हमें गुस्से की आदत पड़ चुकी है, तो उसको शांत करना पड़ेगा, इसके ऊपर बार बार काम करना पड़ेगा। जैसे बेवड़े को दारू की आदत होती है कि दारू के बगैर जिंदगी अधूरी अधूरी है, वैसे हमें गुस्से की आदत पड़ चुकी है। अब गुस्सा नहीं किया तो जिंदगी अधूरी बन जाती है। ओके, तो हम गुस्सा ही नहीं करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, क्योंकि पूरा जो वातावरण है आपकी वाइब्रेशन से शांत होगा और आप डिप्रेशन से बाहर निकलोगे। ओके, आप किसी पर भी गुस्सा नहीं करोगे तो किसी का अपमान भी नहीं लगेगा और किसी को बुरा भी नहीं लगेगा, किसी का मन भी नहीं दुखेगा और आपके प्रति सबका पॉजिटिव विचार रहेगा। गुस्से वाले व्यक्ति को पीछे से लोग बहुत निंदा करते हैं, इतनी चीज याद रखना। पीपल से लोग बोलते हैं गुस्से वाला इंसान है, इससे थोड़ा सा बच के ही रहना है इससे। और गुस्से वाले व्यक्ति की कोई कंपनी पसंद भी नहीं करता है। और जब गुस्से वाला व्यक्ति कहीं पर जाता है तो लोग उसे टाल देते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी किसी को अच्छा नहीं लगता है। ओके, और गुस्सा आपका हार्मोन्स को बिगाड़ देता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन, उदासीनता पैदा हो जाती है और आपको डिप्रेशन में ले जाता है। और बिना गुस्से की जिंदगी बहुत अच्छे से चल जाती है। ठीक है, बस एक नियम पाल लेना, ऑफिस के अंदर, घर के अंदर गुस्सा नहीं करना। देखना थोड़े थोड़े दिनों में आप में बदलाव दिखेगा, लेकिन इसके ऊपर कंटिन्यूसली काम करना पड़ेगा। ठीक है, गुस्सा कम होगा, किसी का दिल दुखाना कम होगा, शांति बढ़ेगी, खुशियां बढ़ेगी, आपकी इमोशनल हेल्थ अच्छी हो जाएगी। और ये जो आपकी कमजोरी है, अब ये जो आपकी कमजोरी है, गुस्सा आपकी इमोशनल हेल्थ को खराब कर रही है, तो आपकी इमोशनल हेल्थ अच्छी हो जाएगी। अगर आप नो एंगर जोन करोगे, यार गुस्सा आए तो मौन रहना। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में और इसका सब एक बार रिवीजन कर लेते हैं गुस्से का। तो गुस्सा क्या है? गुस्सा इमोशनली भी हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है। ओके, एक सेकंड दोस्तों, सारे पॉइंट्स एक बार रिवाइज कर रहे थे। गुस्सा इमोशनली भी हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है। गुस्सा आना नॉर्मल नहीं है, ये सिर्फ एक भ्रामक प्रचारक है। गुस्सा जब आता है, कई लोगों का दिल दुखता है और हम कई बार मान लेते हैं गुस्सा हम कहाँ करते हैं, आगे वाला दिला देता है। गुस्से से आपके एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल हार्मोन्स खराब होते हैं। आजकल लोग कहते हैं गुस्सा ना नॉर्मल है, गुस्सा बाहर निकालो, लेकिन जब गुस्सा बढ़ेगा अंदर की शांतता घटेगी, शक्ति घटेगी और धीरे धीरे आप डिप्रेशन की ओर चले जाओगे। तो जैसे नो एंगर जोन, जैसे नो पार्किंग जोन, नो स्मोकिंग जोन होता है, वैसे आपको नो एंगर जोन फॉलो कर रहेंगे कि ऑफिस में जाएंगे, घर पे जाएंगे, नो एंगर जोन, गुस्सा नहीं करना है, मौन रह जाना है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है गुस्सा कब करना है, नहीं करना है। हम एक्चुअली सीनियर पे हमारे से गुस्सा नहीं कर सकते, हमारे जूनियर पर हम गुस्सा करते हैं आमतौर पर। ठीक है, गुस्से से कई लोगों की जिंदगी खराब हो चुकी है, कई सारे रिश्ते खराब हो चुके हैं। गुस्से के कारण हम कहीं ना कहीं अशांति का माहौल पैदा कर रहे हैं। ठीक है, तो और ऐसा नहीं कि हमको क्या लगता है सब लोगों ने परफेक्शन होना चाहिए, मेरे हिसाब से चीज़ें होती नहीं है। हम भी कभी परफेक्शन नहीं होते, तो हम दूसरों से क्यों परफेक्शन की अपेक्षा रखते हैं? ठीक है, तो इतना अपेक्षा मत रहे कि सभी लोगों ने मेरे हिसाब से होना चाहिए, आपके हिसाब से नहीं होती है। तो गुस्से की हमें आदत पड़ेगी, और जब गुस्से की आदत तोड़ोगे, धीरे धीरे आपके देखना रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। और गुस्से वाले लोगों को टाल देते हैं, लोग उनके पीछे से निंदा करते हैं, और ऐसे लोगों की कोई कंपनी भी पसंद नहीं करता। और ज़्यादा गुस्सा आपकी मानसिक स्थिति को खराब करेगा, आपके एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल हार्मोन्स को खराब करेगा, आपकी इमोशनल हेल्थ को खराब करेगा, आपकी जो मन की स्थिति है सब खराब करेगा। और गुस्सा अकेले नहीं आता है, वो डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, कई सारे बीमारियों को साथ में लेके आता है। तो इसलिए गुस्सा करना नहीं, गुस्सा आ गया मौन रह जाना। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब चलते हैं आगे, हाउ टू डील विथ मेंटल इश्यूज, कि मेंटल इश्यूज को कैसे डील किया जाएगा। तो चलिए इसके बारे में गहरे में चर्चा करते हैं। देखना, ये कोई मजाक नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं, और शर्मिंदा वाली तो कोई बात है ही नहीं। आज भारत में तकरीबन डिप्रेशन का रेट 15 से 20% है। मतलब हर 100 व्यक्ति में से 20 व्यक्ति डिप्रेस्ड है। इतनी गंभीर समस्या है। तो आप इसमें से अकेले भी नहीं हो, ऐसा भी मत समझिए। मैं खुद इसमें से जा चुका हूं, कई सारे लोग इसमें से जा रहे हैं। तो ये कोई घबराने की जरूरत नहीं, मजाक की बात भी नहीं, लेकिन शर्मिंदा वाली कोई बात नहीं कि मुझे कैसे हो गया, बिल्कुल भी नहीं। आपको हो गया, इतनी चिंता करने की बात नहीं। इससे अभी बाहर निकलने का रास्ता हमें देखना चाहिए। ठीक है, और ये किसी को भी हो सकता है, एक जिंदा दिल से जिंदा दिल आदमी को हो सकता है। ऐसा नहीं कि मुझे कैसे होगा। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, फिर आपको समझेगा। देखना, कुछ उदाहरण है, जैसे कि दीपिका पादुकोण, हमें सेलिब्रिटी दिखती है, ये कितना रुपया कमाते हैं, कितना ऐड करते हैं, डिप्रेशन से जा चुके हैं, गूगल पे चेक कर लेना। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड कर चुके हैं, बहुत कम उम्र में उन्होंने सुसाइड किया। ये डायना प्रिंसेस
डिप्रेशन की पेशेंट है, एटसेट्रा कई सारे लोग हैं जो डिप्रेशन से जा, जो मनीषा कोइराला डिप्रेशन की पेशेंट है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन में जा चुके हैं, लेकिन अपने बलबूते पर, अपने हिम्मत पर ये बाहर निकले हैं कि इनकी इच्छा थी इससे बाहर निकलना है। तो आप भी निकल जाओगे। मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए, अवश्य बार बार फॉलो कीजिए, इसके ऊपर डीप में काम कीजिए, जरूर इससे आप बाहर निकलोगे। तो यहाँ तक बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो पर्दे पर खुश दिखते हैं, हमें इनके लाइफ में मेंटल इश्यूज फेस किए हैं, लेकिन ये अपनी हिम्मत से, अपने बलबूते पर बाहर आए और ये अपनी इच्छा शक्ति की, इससे मुझे बाहर निकलना है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ जिससे आपको बहुत मदद होगी, ठीक है। तो डिप्रेशन और एंजाइटी में कैसा फील होता है वो वही व्यक्ति बता सकता है जिसने उसको झेला है। तो बाकी के व्यक्ति दुनिया में कैसा है, बोलते हैं कि डिप्रेशन तू तो नाटक कर रहा है, ऐसा कुछ होता नहीं है, खाली दिमाग शैतान का घर है, तुझे कुछ काम वाम नहीं है, ऐसे ताने सुनने को मिलते हैं। लेकिन जिसने उसको झेला है उसी ने उसको समझा है, ठीक है। तो अब आपके इच्छा शक्ति रखिए, मुझे इससे बाहर निकलना है, डेफिनेटली आप अवश्य बाहर निकलोगे। मैंने बोला था सक्सेस का फॉर्मूला, टाइम, एफर्ट्स, रिपीटेशन, उस पर समय देना पड़ेगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा और सेम काम को रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिप्रेशन हो, दुनिया की कोई भी चीज हो, वो 3 फॉर्मूला लेकर चलिए, आपको सक्सेस अवश्य मिलेगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अब चलते आगे, पिछला वीडियो का कंटिन्यू करेंगे आगे। सच में ऐसा लगता है अब कुछ होने वाला नहीं है, लाइफ जैसे खत्म हो गई डिप्रेशन में, उम्मीद की किरण खत्म हो गई है, आशा की किरण नहीं दिखती है डिप्रेशन में। ऐसा अक्सर होता है। डिप्रेशन किसी भी फिजिकल डिसीज की तरह होती है और रियल होती है, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि डिप्रेशन दिखती नहीं है, लेकिन जो महसूस करते हैं उसी को वो समझता है, ठीक है। और दोस्तों हमें तो ये पता है, देखना, हमें तो ये पता है हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। आपके डिप्रेशन या एंजाइटी का रीजन कुछ भी क्यों ना हो, आप थोड़ा थोड़ा इन 5 तत्वों से कनेक्ट करेंगे तो हमें इंस्टेंटली रिलीफ मिलेगा। आज हम लोग मोबाइल से ज़्यादा कनेक्टेड हो गए, सोशल मीडिया से ज़्यादा कनेक्टेड हो गए हैं, वर्चुअल दुनिया से ज़्यादा कनेक्टेड हो गए। फेसबुक पर हज़ारों फ्रेंड्स होते हैं, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर हज़ारों फ्रेंड्स होते हैं, हज़ारों फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन काम का एक भी नहीं होता है जिससे हम अपनी दुख की भावना बता सकें। तो आप इन 5 तत्वों से कनेक्ट कीजिए, मैं जो बताऊंगा आपको इंस्टेंटली थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिलेगा। तो सबसे पहले देखना हमारी बॉडी कैसे बनी है। हमारी बॉडी में 4% अग्नि है, ओके, 12% अर्थ है, अप्रॉक्स फिगर्स है, एयर 6% है, वाटर 72% है और जो बाकी है आकाश है। ऐसा हमारी शरीर की रचना हुई है। अब इन अग्नि, पृथ्वी, हवा या वायु, पानी, आकाश, इन 5 तत्वों से कनेक्ट करोगे तो डिप्रेशन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये डिप्रेशन बीमारी अभी, ये मोबाइल, जब इंटरनेट आया है, मोबाइल आया, तब से बहुत बढ़ गया। ये 15-20 साल पहले इतना रेशियो नहीं था, इतना रेट नहीं था, बल्कि आज तो हमारे पास मोबाइल है और मोबाइल में रॉकेट बनाने का साइंस है। उसके बावजूद हम मानसिक समस्या से गुजर रहे हैं। इसका मतलब हमने विज्ञान से तो जुड़ गए, लेकिन साथ में स्पिरिचुअलिटी भूल गए हैं। हम इन स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक भूल गए। जब स्पिरिचुअलिटी और साइंस दोनों का जब मिक्स होगा तभी जिंदगी बेहतर होगी, आनंददायी होगी। हम सिर्फ विज्ञान को लेंगे तो नहीं चलेगा, हमें विज्ञान प्लस स्पिरिचुअलिटी लेनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर कोई विज्ञान की टीका नहीं कर रहा हूँ, विज्ञान के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमें आधुनिकीकरण विज्ञान बता देता है, लेकिन मन की शांति सिर्फ स्पिरिचुअलिटी बता देती है। स्पिरिचुअलिटी मतलब ये नहीं कि सिर्फ भगवान का नाम लेना, स्पिरिचुअलिटी मतलब आज में रहना, प्रेजेंट में रहना, लिव इन प्रेजेंट, ओके। तो ये बता रहा हूं कि आपको 5 तत्वों से कनेक्ट करना जरूरी है। आप उसको कैसे कनेक्ट करना है अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूं। थैंक यू सो मच। अब चलते हैं आगे। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट वाटर। सबसे पहले पानी की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं, जो 5 एलिमेंट में सबसे महत्वपूर्ण है। वाटर हमारे बॉडी में 72% अप्रॉक्स। अभी पानी के बारे में बात करते हैं। अब बोलोगे सर पानी का और मन का क्या संबंध है? अरे बहुत गहरा संबंध है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देखना, आपने कभी नोटिस किया होगा, नहाने के बाद थोड़ी देर के लिए क्यों ना से सारी टेंशन से धुल जाती है। नहाने के बाद शरीर से सारी धूल निकल जाती है, लेकिन नहाने के बाद हमारे मन से भी हमें अच्छा लगता है।
ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा पानी के साथ कनेक्शन हो रहा है। जो 5 एलिमेंट है पानी, उसमें हमारा पानी के साथ कनेक्शन हो रहा है, इसलिए हमें नहाने के बाद हमें फ्रेश लगता है, हम अच्छा अनुभूति करते हैं। ओके, क्योंकि बॉडी में 72% पानी है। आप कहीं पे घूम के आ जाइए, कभी थकान से आ जाइए और मुंह पे पानी मारिए, इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, क्योंकि पानी के साथ हमारा कनेक्शन हो रहा है। वो 5 जो महाभूत है, 5 जो एलिमेंट, उसमें सबसे ज्यादा पानी है, और जो 5 महाभूतों में से अगर किसी के साथ हमारा कनेक्शन होता है तो हमें मानसिक शांति का अनुभूति तुरंत होती है। जब हम मुंह पे पानी मारते तो अच्छा लगता है, जब बाहर से थकान होके आते हैं तो। ठीक है, अगर डिप्रेस्ड हो तो कभी कभी नहाने का मन नहीं करता है, बस लेटे रहो, सोते रहो, ओवर थिंकिंग चालू है, बैड पास्ट मेमोरी चालू है, फ्यूचर की वरी चालू है, एंगर चालू है, दुनिया भर के विचार चालू है। तो ऐसा होता है डिप्रेशन में जब होंगे तब। लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि नहाना बिल्कुल भी मिस ना करें। हो सके तो दिन में 2 बार शॉवर लीजिए, 2 बार नहाइए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। कई लोग नहाते नहीं है डिप्रेशन में, कई लोग 2-2 दिन तक नहाते नहीं है। मैं कहता हूं नहाना बिल्कुल भी मिस ना करें, डेली नहाइए, लगातार 2 बार नहाइए। या आप पानी से कनेक्ट हो गए तब आपके मन को भी अच्छा लगेगा, आपका शरीर तो धुल के निकल जाएगा लेकिन मन को भी फ्रेश फील होगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट होता है वाटर मेमोरी, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। लेकिन नहाना बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि मैंने देखा है लोग नहाते नहीं है, इसलिए ये पॉइंट मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अब चलते आगे, पानी के बारे में चर्चा करेंगे। एक कॉन्सेप्ट होता है वाटर मेमोरी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखना, जब भी आप पानी पिए उसके 10 सेकंड पहले थोड़ा सा पॉजिटिव सोचिए। देखना, पॉजिटिव सोचने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। नेगेटिव थॉट ऑटोमेटिक चालू है, बैड पास्ट मेमोरी चालू है, फ्यूचर की वरी चालू है, ओवर थिंकिंग चालू है, एंगर चालू है, दुनिया भर के विचार चालू है। ये ऑटो पायलट मोड होगा, ये ऑटोमेटिक होगा, इसके लिए कुछ एफर्ट्स नहीं करना, इसके लिए कुछ मेहनत नहीं करना। लेकिन पॉजिटिव सोचने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो जब भी आप पानी पिएंगे पॉजिटिव सोचेंगे, तो दिन में से 5-6 बार पानी पिएंगे तो पॉजिटिव सोचो, दिन में से 10-12 बार पानी पिएंगे, पॉजिटिव सोचो। क्योंकि जब भी आप पॉजिटिव सोचोगे तो मन को वो धीरे धीरे आदत पड़ेगी। ये बहुत इफेक्टिव काम करेगा आपके मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए। ठीक है, तो जैसा आप सोचोगे वैसे ही पानी बॉडी के अंदर जाकर बिहेव करेगा। ओके, हमारा माइंड हमारे बॉडी से कनेक्टेड है, हमारा माइंड हमारे बॉडी से कनेक्टेड होता है। ठीक है, जैसे लेग का काम होता है चलना, हाथ का काम होता है लिखना, आंख का काम होता है देखना, वैसे ही मन का काम होता है सोचना। तो जैसे हम मन को खाना खिलाएंगे वैसे ही सोचेंगे। ठीक है, कहते हैं ना जैसे अन्न वैसे मन। अभी जैसे अन्न वैसे तन क्यों नहीं कहते? क्योंकि हमारा खाना खाने का, पीने का डायरेक्ट इफेक्ट हमारे मन पर होता है। इसीलिए हम जैसे पानी पिएंगे, जो सोच में हम पानी पिएंगे वैसे पानी बॉडी के अंदर जाकर रिएक्ट करेगा। इसलिए पानी पीने से पहले 10 सेकंड पॉजिटिव सोचिए। इंटेंशनली पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, जानबूझकर पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। पॉजिटिव थॉट्स आते नहीं है, पॉजिटिव थॉट्स लाने पड़ते हैं। नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिक मोड पे आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारे माइंड हमारे बॉडी का हिस्सा है, सबसे पावरफुल है, क्योंकि कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। इसलिए पॉजिटिव सोचना बेहद जरूरी है, और हम पानी पीने से पहले पॉजिटिव अवश्य सोचेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार रिवाइज करवा देता हूं। एक बार देखना, हमारा बॉडी 5 तत्वों से बना है। इन 5 तत्वों से कनेक्ट करना है। अग्नि, पृथ्वी, हवा, वायु बोलो, पानी बोलो या आकाश बोलो। तो हमें डेली नहाना है, ये जरूरी है। और नहाना बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, क्योंकि नहाने का फ्रेश फील होता है, क्योंकि हमारा 5 तत्वों से कनेक्ट हो रहा है। और वाटर मेमोरी कॉन्सेप्ट बोल रहा है जब भी आप पानी पिएंगे उसके पहले पॉजिटिव अवश्य सोचेंगे। पॉजिटिव सोचना पड़ता है, नेगेटिव थॉट्स के लिए कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता है, पॉजिटिव थॉट्स के लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो जब भी आप पानी पिएंगे उसके पहले पॉजिटिव सोचेंगे 10 सेकंड पहले। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब चलते हैं आगे, फूड, अन्न। अभी देखना, हमने कहावत तो सुनी है, जैसे अन्न वैसे मन। सुना होगा जैसे अन्न वैसे मन। ऐसा क्यों नहीं सुना जैसे अन्न वैसे तन? क्योंकि इसके अंदर डीप मीनिंग है। जैसे हम खाना खाते हैं वैसा हमारा मन के ऊपर परिणाम होता है। ओके, तो आप जो भी खाते हैं उसका पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट हमारे माइंड पर पड़ता है, हमारे मन पर अवश्य पड़ता है। ये जो स्पिरिचुअल में कहानी कहा गई है कि जैसे अन्न वैसे मन, इसका बहुत डीप मीनिंग है। तो इसलिए हम जैसा खाना खाते हैं वैसा हमारा मन बनता है। तो फूड की जैसी वाइब्रेशंस होती है वैसा हमारा माइंड रिएक्ट करता है, हमारे माइंड हमारा परिणाम देता है। तो सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन का जो कंसेप्ट है वो इसी आधार पर बेसिस है। कहते हैं सिर्फ दाल चावल सब्जी रोटी खाइए। हम कई सारे आजकल फास्ट फूड खाते हैं,
पिज़्ज़ा, बर्गर जितने भी है, इसका हमारे माइंड पर फर्क पड़ता है। यह हमारी स्पिरिचुअल किताबें में लिखी गई है कि जैसे अन्न वैसे मन। इसका मतलब इसका हमारा मन खराब करता है, इसकी वजह से हमारे मन में नेगेटिविटी जल्दी घेर लेती है। तो सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन इसी कंसेप्ट पर आधारित है। ओके, कहते हैं हम मैक्सिमम टाइम अगर सात्विक आहार कर ले तो हमारा माइंड इतनी कितनी ट्रांसमीटर बना सकता है। तो अगर मतलब ट्रांसमीटर एक बार न्यूरो ट्रांसमीटर अगर बना ले, क्योंकि जब हम सात्विक आहार करते हैं, जब न्यूरो ट्रांसमीटर हमारा माइंड जब हमारे मन को या हमारे ब्रेन को लगता है उतनी ट्रांसमीटर बना लेते हैं, तो हमें कभी एंटी डिप्रेस टैबलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नेचर से जुड़ना पड़ेगा, नेचुरल नेचर से जुड़ना पड़ेगा। अन्न जो सात्विक, राजसिक, तामसिक भोजन का कंसेप्ट है उसी से हमें जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, देखना जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो कभी पाव, वड़ा पाव, पिज्जा उनको नहीं भाता है, मैगी, उनको ये आइटम भाते ही नहीं कभी, क्योंकि उनका मानना होता है सब्जी रोटी दाल चावल खाना चाहिए। देखना उनका मन भी इतना मजबूत होता है, दृढ़ संकल्प होता है उनके मन के अंदर, क्योंकि उनका जो खाना होता है वो सात्विक, राजसिक और तामसिक से एकदम कनेक्टेड होता है। तो वो जैसे खाते हैं वैसा उनका मन भी बना होता है। तो हम आजकल ये सब भूल गए हैं, इसलिए हम मानसिक शिकारों से ज्यादा जल्दी घेर रहे हैं। तो वापस वही चीज़ों में हमें आना पड़ेगा। तो सात्विक, राजसिक, तामसिक भोजन हमें वापस वही करना पड़ेगा। सात्विक खाइए, पौष्टिक खाइए। ये जीवा बड़ी डेंजर होती है, हम जीवा के हिसाब से चलते हैं, उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, लेकिन उसके वजह से हमने हमारे मन को खराब कर दिया है। ओके, वैसे भी किसी भी केस में डिप्रेशन जो होती है, एंटी डिप्रेशन टैबलेट की कोई उसमें सोल्यूशन होता ही नहीं, वो टेम्पररी होता है। ठीक है, तो टैबलेट्स माइंड के लिए थोड़ी देर के लिए एक्टिव जरूर होता है, लेकिन उनके साइड इफेक्ट होते हैं। और सबसे बड़ी बात है उसके ऊपर डिपेंडेंसी क्रिएट होती है। जब टैबलेट लेते हो तो उसके ऊपर एक डिपेंडेंसी क्रिएट होती है। ठीक है, तो एंटी डिप्रेशन टैबलेट ये डिप्रेशन के ऊपर कोई सोल्यूशन है ही नहीं। ठीक है, और एक रिकमेंडेशन है, अवॉइड नॉनवेज फूड। जब हम नॉनवेज खाते हैं तो किसी जीव की हत्या कर कर खाते हैं, और उसकी जो नेगेटिव वाइब्रेशन से हमारे अंदर जाती है, और इसी से हमारा मन खराब होता है। तो वेज फूड खाइए, सात्विक, राजसिक, तामसिक भोजन से वेज फूड खाइए, अच्छा खाइए, सात्विक खाइए, अच्छा खाओगे, अच्छा मन बनेगा, खुशियां आएगी, दुख मिटेगा, सब बैड पास्ट मेमोरीज मिटेगी, फ्यूचर वरीज खत्म होगी सिर्फ अच्छा खाने से। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू सो मच। और इसके ऊपर हमें बार बार काम करना पड़ेगा, ये एक दिन से नहीं होता, इसके ऊपर लगातार काम करना पड़ता है। मैंने वापस एक बार बोलता हूँ, सक्सेस के 3 फॉर्मूला है, टाइम, एफर्ट और सेम काम को रिपीट करना है। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अब चलते हैं आगे। अर्थ, पृथ्वी तत्व से कनेक्ट होना पड़ेगा। देखना, पृथ्वी तत्व से कनेक्ट करने के लिए नेचर से जुड़ना पड़ेगा। ओके, आपने देखा होगा कैसा एक बच्चा मिट्टी में खेलकर खुश हो जाता है। यह इसलिए होता है कि पृथ्वी तत्व से कनेक्ट हो रहा है। तो पृथ्वी तत्व से कनेक्ट हो जाइए। कभी बिना चप्पल का घूमिए। देखना, नवरात्र में वगैरह कभी उपवास होते हैं तो कई बार लोग नंगे चप्पल से नंगे पैर से घूमते हैं। तो कहीं ना कहीं पृथ्वी तत्व से कनेक्ट हो रहा है, जमीन से कनेक्ट हो रहा है। तो जब हम पृथ्वी तत्व से कनेक्ट हो गए तो हमारे मन को भी अच्छा करेगा ये। तो कभी कभी नंगे पैर चले जाइए। कभी कभी देखना, कोई साधु सन्यासी होते हैं चप्पल नहीं पहनते, क्योंकि वो पृथ्वी तत्व से कनेक्ट हो रहा है। जब पृथ्वी तत्व से कनेक्ट होगे तो नेचर से जुड़ोगे और आपके मन की समस्या धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अब चलते हैं आगे। एयर, देखना, एक रूम में बन से अच्छा सुबह वॉकिंग के लिए निकल जाइए। ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेगा। जब सुबह वॉकिंग के लिए निकल जाएंगे, सूर्य नमस्कार करो, ऐसा कुछ करो सुबह जिससे आपके बॉडी के अंदर पसीना बाहर आना चाहिए। एक बार पसीना बाहर आ गया तो आपके धीरे धीरे आपके हार्मोन्स बैलेंस होने लग जाएंगे। और देखना, एक बार सुबह एक बार आपके बॉडी के अंदर से पसीना आ गया, दिन भर फ्रेश लगेगा। आपके अंदर जो थकान है वो निकल जाएगी, सुस्ती नहीं आएगी। ठीक है, तो और सुबह हो सके तो प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, भ्रामरी कीजिए, उद्गीत कीजिए। तो प्राणायाम करोगे तो ऑक्सीजन ढेर सारा आपके बॉडी के अंदर मिलेगा। तो कनेक्ट टू एयर, हवा से, वायु से कनेक्ट हो जाइए। तो कहीं ना कहीं ये 5 महाभूतों से कनेक्ट होने से हमारे जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आता है। तो कनेक्ट टू एयर, प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, भ्रामरी कीजिए, उद्गीत कीजिए। थोड़ा सा समय दीजिए अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए। ठीक है, तो कनेक्ट टू एयर वापस एक बार बता देता हूँ। एक रूम में बंद से अच्छा अकेले वॉकिंग के लिए निकल जाओ, प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, भ्रामरी कीजिए, उद्गीत कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अब चलते हैं आगे। फायर, अग्नि, अग्नि से कनेक्ट होना जरूरी है।
देखना, अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स सर्दियों में सूरज की कमी की वजह से डिप्रेशन की केसेस बढ़ जाते हैं, सर्दियों में सूरज की कमी की वजह से मेंटल इश्यूज के केसेस बढ़ जाते हैं। तो अग्नि से कनेक्ट हो जाइए। धूप निकली तो मूड अच्छा होता है। देखना, सुबह जाना और धूप निकली, देखना धूप में बैठना तो मूड अच्छा होता है, धूप निकली तो, क्योंकि अग्नि से कनेक्ट हो रहा है। इसलिए अगर आप डिप्रेस हो तो कोशिश करें थोड़ी देर के लिए धूप में बैठे, आप सूर्य नमस्कार करो। एक तो सुबह धूप में बैठोगे तो विटामिन डी भी मिलेगा, आपके मन को भी ठीक करेगा, आपके शरीर को भी ठीक करेगा। और जिन लोगों को हड्डियों का प्रॉब्लम है, बोन्स के वगैरह प्रॉब्लम है, तो विटामिन डी लीजिएगा, तो कहीं ना कहीं आपके बोन्स को भी ठीक करेगा, शरीर को ठीक करेगा और मन को भी ठीक करेगा। तो कनेक्ट टू फायर। ओके, तो फायर से कनेक्ट होना जरूरी है। हो सके तो सूर्य नमस्कार कीजिए। देखना, सुबह सुबह चले जाइए और धूप में बैठिए, इतना फ्रेश लगता है, आपके मन को ठीक करेगा। ओके, तो वापस एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। स्टैटिस्टिक्स, अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स, सर्दियों में सूरज की वजह से डिप्रेशन के केसेस बढ़ जाते हैं। धूप निकली तो मूड अच्छा होता है। अगर आप डिप्रेस्ड हो तो थोड़ी देर के लिए धूप में जरूर बैठे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी चलते हैं आगे। डेली रीड और वॉच वीडियोस ऑफ ग्रेट पीपल। देखना, यूट्यूब पे, इंटरनेट में इतना सारा कंटेंट है, अच्छा भी कंटेंट है, बुरा भी कंटेंट है। तो जो बड़े बड़े लोग हैं जैसे कि इलॉन मस्क, बिल गेट्स, या फिर इतने भी बड़े लोग, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक लीजिए श्री श्री रविशंकर जी, जो बड़े लोग हैं, स्पिरिचुअल लोग हैं, उनकी किताबें पढ़िए, उनके वीडियोस देखिए, ताकि आपको मोटिवेशन मिल सके। ये लोग आखिर में बड़े हुए तो हुए कैसे, इन्होंने किस तरह से स्ट्रगल किया, इन्होंने कैसे अपने मन को मजबूत रखा, इन्होंने कैसे अपने टाइम को मैनेज किया, अपने मनी को मैनेज किया, अपने लाइफ को मैनेज किया। इनके जीवन में भी बहुत संघर्ष आया, उसके बावजूद भी आपके अपने खुद के बलबूते पर खड़े हुए हैं और दुनिया को बता दिया है कि क्या क्या हो सकता है। उन्होंने कई सारे भ्रम को तोड़ा, इल्यूजन को तोड़ा। तो ये इल्यूजन को तोड़िए, भ्रम को तोड़िए, उनका प्रयास कीजिए, इनके वीडियोस देखिए, इनके कंटेंट देखिए। ओके, देखना, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जब तक वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 200 रन हुए नहीं थे, तब तक किसी को लग ही नहीं रहा था कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 200 रन हो जाएंगे। लेकिन 2010 में सचिन तेंदुलकर ने 200 रन किए वनडे में। उसके बाद कई लोगों ने किया, वीरेंद्र सहवाग ने किया, रोहित शर्मा ने किया, कई सारे लोगों ने किए। तो एक बार इल्यूजन टूट गया, एक बार सेल्फ बिलीफ टूट गया कि ये होता है, तो आगे दुनिया को एक राह मिलती है कि ये हो सकता है, उसी डायरेक्शन में चलना चाहिए। ठीक है, जैसे खाना खाने से हमारे बॉडी में शक्ति आती है, इस तरह से हम क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, क्या बोलते हैं, इससे हमारे माइंड को खाना मिलता है। ओके, आप जैसे खिलाएंगे वैसे आपका मन हो जाएगा और वैसे थॉट्स आएंगे। तो हम क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, मन का खाना है। और उसी तरह से जब हम इनपुट देते हैं तो आउटपुट वैसे आता है, थॉट्स वैसे आते हैं। इसलिए आप महान लोगों की बायोग्राफी पढ़े, उनके वीडियोस देखिए, आपको जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिले तो जल्दी से आप उनके वीडियोस देखिए। इससे वजह से आप डिप्रेशन से जल्दी बाहर आ जाएंगे। ठीक है, महाभारत देखो, रामायण देखो, गीता का उपदेश पढ़ो। वो गीता की बुक होगी तो उनके जो अर्थ है वो पढ़ो, कई सारा आपको मिलेगा। वो गीता के उपदेश में तो कई सारा मन पे डिस्कशन किया गया भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन में, तो वो देखो, उस पर आपसे कई सारा मोटिवेशन मिलेगा, कितना मन पर काम करना जरूरी है। आपको कई सारा नॉलेज मिलेगा और आपकी एक आशा की किरण जग जाएगी कि जिंदगी में और क्या क्या हो सकता है। हम कई बार खुद के विचारों के कारण लाइफ में पीछे रह जाते हैं और मानसिक समस्या को घेर लेते हैं। तो इनको पढ़िए, बड़े ये जो महान किताब है इनको पढ़िए, आपको जिंदगी में बड़ा अच्छा रखेगा, आपका मन को अच्छा रखेगा। आपका मन अच्छा होगा, दुनिया में सारी चीजें आपकी अच्छी होने लग जाएगी। ठीक है, इसे धर्म से जोड़कर मत देखो, हो सकता इसे आप ये आपके लाइफ बदल देगा। इसे कोई रिलीजियस के या धर्म से जोड़कर मत देखिए, आपकी जिंदगी बदलेगा। ठीक है, तो चलिए वापस एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। डेली रीड और वॉच वीडियोस ऑफ ग्रेट पीपल। उनकी किताबें पढ़िए, उनके वीडियोस देखिए। यूट्यूब पे दुनिया भर का कंटेंट है। जैसे खाना खाने में हमारे बॉडी में शक्ति आती है, वैसे हम क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, क्या बोलते हैं, इससे माइंड को खाना मिलता है। वैसे जैसे आप खिलाएंगे मन वैसे खाना आएगा, थॉट्स वैसे आ जाएंगे। इसलिए महान लोगों की बायोग्राफी पढ़िए, उनके वीडियोस देखिए, आपको इनसे इंस्पिरेशन मिलेगी, हमको एक मोटिवेशन मिलेगा, आपको एक राह मिलेगी कि ये बड़े बड़े लोग कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। महाभारत देखो, रामायण का उपदेश पढ़ो, उनके अर्थ पढ़ो, इसे धर्म से जोड़कर मत देखो, इससे आपकी लाइफ डेफिनेटली बदल जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब चलते हैं आगे। फिक्स योर रूटीन। आपकी रूटीन फिक्स होना जरूरी है। आपके जिंदगी में वक्त का बहुत हिसाब होना जरूरी है। हम पैसों का हिसाब रखते हैं लेकिन वक्त का हिसाब नहीं रखते। याद रखना, पैसा गया तो आ जाएगा, वक्त गया तो वापस नहीं आ जाएगा। और इस सृष्टि ने सबको, वो चाहे देश के पीएम हो,
कोई भी दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी हो, सबको एक चीज सेम दी है, वो है दिन के 24 घंटे। तो 24 घंटे में कई लोग बहुत आगे निकल जाते हैं और उन 24 घंटों में कई लोग पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए टाइम मैनेज कीजिए, फिक्स योर रूटीन। आपको सुबह उठने से लेकर सोने तक करना क्या है, उसका रूटीन फॉलो कीजिए, तब आपके जीवन में तनाव कम आएगा। एक कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। आपके दिमाग में अगर कुछ है ही नहीं तो शैतान आपको घेर लेगा। वो कहावत का अर्थ है, यानी माइंड, जब आपके मन कुछ काम होता नहीं, हमारा रूटीन फिक्स नहीं होता है, तो माइंड में अनवांटेड थॉट्स आ जाते हैं, ऐसे विचार आ जाते हैं और आगे डिप्रेशन की समस्या की ओर ले जाता है। तो फिक्स योर रूटीन की सुबह उठने से लेकर सोने तक हमें क्या करना है, क्या क्या रूटीन फॉलो करना है, रूटीन को फॉलो कीजिए, रूटीन को फिक्स कीजिए। मुझे क्या करना है, एक दिन पहले उसका प्लानिंग कीजिए। ओके, योर रूटीन शुड बी फिक्स। सुबह उठने से लेकर सोने तक आपको क्या करना है दिन भर में, 24 घंटे में। आपको पता होना चाहिए कि आपको उठना कब है, सोना कब है। इनफैक्ट बोलते हैं जल्दी उठना चाहिए, इनफैक्ट बोलते हैं 4 बजे उठो ब्रह्म मुहूर्त में। ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन रूटीन तो सेट करो। अगर 4 बजे उठना पॉसिबल है तो कि सोना कब है, उठना कब है। ओके, लेकिन डिप्रेशन में जल्दी उठना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोशिश करो नहाने के बाद तेल से थोड़ा बॉडी को मसाज कीजिए। ठीक है, इससे बॉडी में फिटनेस आ जाती है, नाड़ियाँ स्ट्रांग होती है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए खेलो, पसीना बाहर निकालो, आपके अच्छे हार्मोन्स को बाहर निकालेगा। तो रूटीन को फिक्स कीजिए, टाइम मैनेजमेंट को फिक्स कीजिए कि सुबह इतने बजे उठना है, मॉर्निंग में ये करना, उसके बाद ये एक्टिविटी करना, उसके बाद ये करना, उसके बाद ये करना है। अपना मॉनिटरिंग कीजिए अपने समय का। समय बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, समय ही दुनिया का सारा खेल बदलता है। तो रूटीन फिक्स कीजिए, आपकी जिंदगी में डेफिनेटली बदलाव आएगा। तो चलिए वापस एक बार बता देता हूँ, फिक्स योर रूटीन। आपको पता होना चाहिए सुबह उठने से लेकर सोने तक क्या करना चाहिए। इनफैक्ट जल्दी उठना ये हाईली रिकमेंडेड है। डिप्रेशन में जल्दी उठा नहीं जाता है, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी उठना है। नहाने के बाद थोड़ी तेल से बॉडी की मसाज कीजिए, इससे आपकी नाड़ियाँ स्ट्रांग होगी। और थोड़ी देर के लिए सुबह उठिए, पसीना बाहर निकालिए, इससे आपके हार्मोन्स भी अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रे टू गॉड। भगवान से प्रार्थना कीजिए। देखना, प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। जब हम धन्यवाद का भाव देते हैं, ग्रेटिट्यूड का भाव देते हैं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो बड़े बड़े कोचेस है, उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बेसिक होता है ग्रेटिट्यूड का भाव, धन्यवाद का भाव। इसलिए हम जैसे भी है, भगवान को धन्यवाद दीजिए कि आपने मुझे इतना अच्छा दिया। जब देखना, हम अगर शिकायत लेके जाएंगे तो हिट बैक होगा, हमारी लाइफ में वापस नेगेटिविटी आएगी। तो भगवान को धन्यवाद दीजिए अच्छे जीवन के लिए। ठीक है, मंदिर में जाइए, गुरुद्वार में जाइए, हफ्ते में कम से कम 1 बार जाइए, 2 बार जाइए। जब ये अच्छे जगह पे जाओगे तो वहाँ पर वाइब्रेशंस अच्छी होती है, आपके मन को अच्छा बनाएगा। यहाँ की जो वाइब्रेशन पॉजिटिव होती है और पावरफुल होती है, आपके मन को ठीक करेगा, आपके मन को अच्छा बनाएगा। ठीक है, तो प्रार्थना करो कि भगवान से कुछ मांगना नहीं, भगवान को बोले बस मुझे अच्छी सद्बुद्धि दे, मुझे अच्छे विचार दे, मेरे विचारों में शक्ति दे। बस भगवान से इतना बोलो। भगवान को ये मत बोलना मुझे ये दे वो दे, जब सही समय आएगा भगवान वो भी दे देगा, लेकिन भगवान से बोलो मुझे अच्छी बुद्धि दो। ओके, आपकी बात किसी समझदार दोस्त से शेयर करो। जब आप किसी से शेयर करोगे या भगवान से शेयर करो, आप अकेले सामने शीशे के सामने बक दो। जब आप इस शीशे के सामने, भगवान के सामने या कभी कहीं किसी दोस्त के साथ शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका मन हल्का होगा, आपके दुख किसी को शेयर होगा। जब दुख को बांटोगे तो कम होता है। तो ठीक है, तो इसलिए शेयर करो। तो शेयर करने से अंदर का दुख निकलेगा, अंदर का दर्द निकलेगा, अंदर का पेन निकलेगा। तो शेयर करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो डिप्रेशन से बाहर निकलोगे तो लाइफ में आपको बहुत कुछ लेसन आपको मिलेगा। आपको जिंदगी में कई नई ऐसा सीखने को मिलेगा। तो ऐसा कभी आपको कोई किताब ही नहीं सिखाएगा, कोई कोर्स नहीं सिखा पाएगा। जब डिप्रेशन से बाहर निकलोगे तो ऐसा जैसा कहते हैं सोना भी तप के निकलता है, वैसे भी आप तप के निकलोगे, एकदम निखर जाओगे। ठीक है, तो चलो इस पॉइंट को रिवाइज करते हैं। प्रे टू गॉड, मंदिर जाइए, गुरुद्वारा जाइए, हफ्ते में 1 बार जाइए, 2 बार जाइए, डेली जाइए, प्रार्थना करो भगवान से कुछ मांगना नहीं, भगवान मुझे सद्बुद्धि दे, अच्छी बुद्धि दे। ओके, आपकी बात किसी समझदार दोस्त से शेयर करो, भगवान से शेयर करो, अकेले सामने शीशे के सामने बक दो। डिप्रेशन से जब बाहर निकलोगे तब जिंदगी में आपको बहुत बड़े बड़े लेसन सीख कर आओगे। क्योंकि कहते हैं ना, सोना भी तब के बाहर आता है, वो टाइप में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अब चलते आगे, लोग क्या कहेंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, लोग क्या कहेंगे। वो 4 लोग क्या कहेंगे। देखना, हमारे जीवन में हमारा सबसे बड़ा संकट है लोग क्या कहेंगे। कुछ लोग बोलते हैं अभी लोगों का काम है बोलना, उनका तो काम है लोग बोलना,
तो हम इतना सीरियस लेते कि लोग क्या कहेंगे, वो 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे। ये 4 लोग कौन है, मिल नहीं रहे बहुत दिनों से, मैं उनको ढूंढ रहा हूं। ये 4 लोग है कौन, ये 4 लोग क्या कहेंगे मुझे। अब कोई भी काम करने जाओ, ये लोग क्या कहेंगे मन में भाव आता ही आता है। आप कोई बिजनेस में अच्छा करने जाओ, करियर में अच्छा करना जाओ, कोई नए चीजें लो, तो एक मन में भाव आता है कि 4 लोग क्या कहेंगे। ओके, अब कुछ भी करने लग जाते हैं, अरे यार लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, परिवार वाले क्या कहेंगे, यह भाव मन में आता ही है। ठीक है, लोग क्या सोचेंगे, अरे भाई कौन है वो लोग जो सोचेंगे। तो इसलिए इतना भी लोगों का इतना प्रेशर मत लाओ। ठीक है, हम कोई गलत कार्य ना करे तो ठीक है, लेकिन इतना दबाओ कि हम हमारी जिंदगी स्वतंत्र से जी ना सके, हमें जो चाहिए वो हम कर ना सके, इतना हम पर दबाव क्यों लोगों का। समाज का इतना दबाव हम पर होना चाहिए कि हम कुछ गलत काम ना करें, लेकिन समाज का इतना दबाव हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए कि हम सहज रूप से जी ना पाए। ये क्या बात हुई। रिमेंबर, लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, सीधी सी बात है, लोगों का काम है कहना। तो इतना दबाव लेना कि लोग क्या कहेंगे, तो बेकार की बात ये छोड़िए, अपने जीवन अपने तर्क से जिए, अपने लॉजिक से जिए, कुछ गलत मत कीजिए। जहां पर आपको कुछ लगता है गलत कर रहे हैं, अपने अंदर की आवाज से पूछिए कि मैं गलत नहीं कर रहा हूं, राय लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छे दोस्त से पूछिए, राय लीजिए, गलत मत काम मत कीजिए, अपने आप से पूछिए, उस पर रिसर्च कीजिए, गूगल पे यूट्यूब पे घंटों रिसर्च कीजिए। जब आप कोई नया काम करने जा रहे हो, राय लीजिए 4 लोगों से, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन करना वही जो आपका मन को लगे। एक मराठी में कहावत है, ऐकावे जनाचे करावे मनाचे, लोगों का सुनिए लेकिन करना तो वही है जो आपको लगे। इसलिए इतना मत सोचिए लोगों का काम है कहना, आपका काम है करना। तो इतना दबाव नहीं लेंगे कि लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ भी कार्य करने के पहले एक विचार आता है, समाज क्या कहेगा, फूफा जी क्या कहेंगे, मासा जी क्या कहेंगे, जीजा जी क्या कहेंगे, मामा जी क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, मेरे पापा के दोस्त क्या कहेंगे, मेरे बड़ा पापा क्या कहेंगे। इतना दबाव क्यों लेना भाई, दुनिया गई तेल लगाने। हम अपना सोचेंगे, हम अपने जिंदगी की ओर हम आगे बढ़ेंगे, हम अपने जिंदगी की ओर फोकस करेंगे। अपना आप आपके जीवन में पूरा, आपको आपके जीवन का पूरा फ्रीडम है, पूरा स्वतंत्र है। आपने बारे में जो उचित लगे वही काम करें। दूसरों की राय को इतना महत्व मत दीजिए कि आपका जीवन सामान्य रूप से जी ना पाए। दूसरों से राय लीजिए, लेकिन उनकी राय पर ही मैं चलूंगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो आपको सही लगे वो करना, क्योंकि आपको पता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आप किस अपॉर्चुनिटी में आगे देख रहे हो, सब आपको ही पता है। तो लोग उनके हिसाब से कह रहे हैं, लेकिन आपको आपके हिसाब से करना है। ठीक है, दूसरों का प्रभाव इतना हावी मत होने दीजिए कि उनके हिसाब से मैं जीऊं। हमें तो जीना है अपने हिसाब से। ओके, तो भगवान ने 2 कान दिए हैं, एक कान से सुनना होता है, एक कान से छोड़ना होता है। तो लोगों का काम है कहना, आप उसकी चिंता ना कीजिए। ठीक है, और ये भी अपेक्षा मत रखिएगा कि मैं कुछ करूंगा, लोग कुछ नहीं कहेंगे, लोग कहेंगे, अवश्य कहेंगे। आपका काम है छोड़ना, एक कान से लेना, दूसरे कान से छोड़ना। तो चलिए इसमें एक बार रिवाइज करवा देता हूं, एक बार ये लोग क्या कहेंगे सब रिवाइज करवा देता हूं। हाँ, हमारे जीवन का सबसे बड़ा संकट है लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे। अब वो 4 लोग कौन है पता नहीं आज तक। तो समाज का इतना दबाव हम पर नहीं होना चाहिए कि हम सहज रूप से जीवन ना जी पाए। आपने लॉजिक से जीवन जिए, अपने तर्क से जीवन जिए, लोगों का सुनिए, लोगों से राय लीजिए, ढेरों घंटों तक रिसर्च कीजिए, लेकिन करना तो वही है जो आपको मन को लगे। दुनिया गई तेल लगाने, दुनिया गई भाड़ में, आपको जो सही लग रहा है वही कीजिए। इतना समाज का दबाव, इतना परिवार का दबाव, इतना सबका दबाव मत लीजिए। आपको जो करना है वो करिए। ठीक है, तो अपने मन को मजबूत रखिए और अपने हिसाब से जिंदगी जिए। वापस एक बार बोल रहा हूं, भगवान ने 2 कान दिए, एक कान से लेना है, दूसरे कान से छोड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब चलते हैं आगे। डू फिजिकल एक्टिविटी। हमें शारीरिक एक्टिविटी भी करना बहुत जरूरी है। देखना क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटी का बड़ा महत्व है हमें, अगर मानसिक तनाव से बाहर आना है तो यदि आप किसी न किसी मात्रा में दिन में कम से कम आधा घंटा, मान लीजिए अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते, एक्सरसाइज कर लेते, तो मान लीजिए आप स्वस्थ रहेंगे मन से भी और शरीर से भी। जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो कहीं ना कहीं पसीना बाहर, अंदर से बाहर आता है। पसीना बाहर आता है तो अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं और वो आपके मन को अच्छा बनाएगा, मूड डिसऑर्डर को अच्छा बनाएगा। तो फिजिकल एक्टिविटी का बड़ा ही महत्व है
मन की समस्या को ठीक करने की। जो हार्मोन्स आपको अच्छे करेंगे, या हार्मोन्स आपको अच्छे करेंगे जो मूड डिसऑर्डर की समस्या ले आती है, क्योंकि हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है, तो फिजिकल एक्टिविटी करने से आपके हार्मोन्स अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो पसीना निकलना चाहिए, इतना याद रखना। कुछ भी कीजिए, सुबह वॉकिंग कीजिए, जोर जोर से फास्ट चलिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, स्विमिंग कीजिए, जो भी लगता है वो कीजिए, लेकिन सुबह अगर खाली पेट अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करोगे और पसीना निकालोगे, इसका मतलब आप मानसिक समस्या को ठीक करने में लगे हो। मानसिक समस्या आपकी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। सो डू फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, एक बार बता देता हूँ, फिजिकल एक्टिविटी करना बड़ा ही महत्व है। यदि आप किसी मात्रा में कम से कम आधा घंटा कीजिए, सुबह आधा घंटा कीजिए, सुबह नहीं पॉसिबल शाम में आधा घंटा कीजिए। शाम में अगर आधा घंटा करोगे फिजिकल एक्टिविटी, अच्छी नींद आएगी तो विचार कम हो जाएंगे, अनवांटेड थॉट्स कम हो जाएंगे। ठीक है, तो आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो आपका हार्मोन्स अच्छा रखेगा, और आप इतना याद रखना, फिजिकल एक्टिविटी करके आपके बॉडी के अंदर से पसीना निकलना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अब चलते आगे। डू समथिंग फॉर अदर्स। किसी अन्य के लिए कुछ कीजिए, किसी की आप मदद जरूर कीजिए। अब बोल रहे सर मदद करना इससे क्या होगा? देखना, अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हो, जीवन में आप सुखद की अनुभूति करना चाहते हो, जीवन में अगर पॉजिटिव वाइब्रेशंस लेना चाहते हो, तो दूसरों के लिए कुछ कीजिए। ऐसा क्यों? जब आप दूसरों के लिए कुछ करोगे, जो थैंक यू का भाव आएगा, धन्यवाद आपको कोई करेगा, वो धन्यवाद का भाव, थैंक यू का भाव, ग्रेटिट्यूड का भाव आपके मन को ठीक बनाएगा। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, मन में आनंद रहता है कि मैंने किसी के लिए कुछ किया। वो जो आनंद है आपके हार्मोन्स को ठीक करेगा, जो प्रेम की दुनिया से संबंधित है। ओके, इससे क्या होगा? वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जब आप किसी के लिए कुछ करते हो जो प्रेम की दुनिया से संबंधित है। ठीक है, और प्रेम की दुनिया वाले जो हार्मोन्स होते हैं बड़े खुश रखेंगे आपको, बड़े अच्छे रखेंगे। अच्छा, अगर आप परिवार में हैं तो परिवार के लिए कुछ करते रहिए। घर में बड़ा भाई है उसके लिए कुछ कीजिए, बड़े भाई के बच्चों के लिए कुछ कीजिए, अपने भाभी के लिए कुछ कीजिए, छोटा भाई है छोटा भाई के लिए कुछ कीजिए, अपने छोटे भाभी के लिए कुछ कीजिए, जो भी रहेंगे उनके लिए कुछ कीजिए, बच्चों के लिए कुछ कीजिए। तो इससे क्या होगा? अरे ये इंसान बहुत करता है, वो जो सबके प्रति आपका जो ये होगा ओपिनियन होगा, अच्छा होगा। दोस्तों में तो दोस्तों की मदद कीजिए, दोस्तों में हो तो सच्चा दोस्त बनने का प्रयास कीजिए। तो ये जो हार्मोन्स हो गए, जो आपके जो थैंक यू का भाव आएगा, वो आपके मन को ठीक करेगा। ठीक है, जो थैंक यू का भाव आपके लिए होगा वो आपका हार्मोन्स को अच्छा बनाएगा, आपके मन की स्थिति को अच्छा बनाएगा। और कभी कभी हेल्प कीजिए, डोनेट कीजिए। जैसे कि प्राणी होते, अभी प्राणी जो होते हैं वो बोल नहीं सकते, मुझे प्यास लगी है, मुझे भूख लगी है, तो उनके लिए कुछ कीजिए। गाय को चारा डालिए, गाय को गुड़ खिलाइए, कुत्ते को रोटी दीजिए। ये जो प्राणी होते हैं इनकी भी बड़ी दुआ लगती है, और ये आपके नसीब भी चमकाएगा और आपके हार्मोन्स को भी ठीक करेगा। ठीक है, कभी कपड़े दीजिए, कभी कोई गरीबों को फेस्टिवल हो कपड़े दीजिए, उनको अच्छे एजुकेशन दीजिए, बुक्स दीजिए। ओके, ये पैसा दीजिए कभी जरूरतमंद होगा तो। ओके, और क्या कर सकते हैं आप? एक सेकंड, और क्या कर सकते हैं? रोटी दे दिए, गाय को रोटी दीजिए। वो जब वो रोटी देंगे, वो जो तिरंज जो पशु पक्षी है, कभी पानी रख दीजिए, जो पक्षी वगैरह थे उनके लिए दाने डाल दीजिए। ये आपका हार्मोन्स को अच्छा बनाएगा। वो पक्षी तो बोल नहीं सकते, लेकिन वो आपके हार्मोन्स को अच्छा बनाएगा। उनकी वजह से वो जो वाइब्रेशंस आती है थैंक यू की, आपके मन को ठीक बनाएगा। ठीक है, पक्षियों को पानी पिला दीजिए, ये आपके हार्मोन्स को ठीक करेगा। ठीक है, जो हार्मोन्स रिलीज होंगे आपको डिप्रेशन को खत्म करेगा और आपकी जिंदगी बेहतर और शानदार हो जाएगी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप जो छोटी छोटी चीजें करने से आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तो चलिए वापस एक बार बता देता हूं क्या करना चाहिए। डू समथिंग फॉर अदर्स। तो क्या करना पड़ेगा? कुछ दूसरों के लिए कीजिए, परिवार वालों के लिए कीजिए, दोस्त के लिए कुछ कीजिए, गरीबों के लिए कीजिए, कोई जरूरतमंद है उसके लिए कुछ कीजिए। और थैंक यू का भाव आपके हार्मोन्स को रिलीज करेगा। डोनेट कीजिए, मदद कीजिए, कपड़े डोनेट कीजिए, एजुकेशन दीजिए, पैसा दीजिए, जरूरतमंद होगा तो गाय एनिमल्स को रोटी दीजिए, खाना दीजिए, पक्षियों को पानी दीजिए। यह हार्मोन्स आपके डिप्रेशन को खत्म करेगा और आपकी जिंदगी बेहतर और शानदार हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब चलते हैं आगे, इंटरेस्ट और हॉबी। जब हमारी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है तो कभी हम इंटरेस्टलेस हो सकते हैं, या फिर हम हमारे हॉबी को फॉलो करने की हमारी इच्छा नहीं होती है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर कह रहा हूँ कि आपको आपके हॉबी को, आपके इंटरेस्ट को फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारे मन को पसंद है अगर वो उसको देंगे तो मन ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा।
ठीक है, तो कुछ ऐसा कीजिए जो आपके इंटरेस्ट का हो या हॉबी का हो, जो भी कहने का हो, जो आपके इंटरेस्ट का हो, हॉबी का हो, डेली कीजिए, आधा घंटा कीजिए, 1 घंटा कीजिए। अगर आपको पेंटिंग का शौक है पेंटिंग कीजिए, क्रिकेट खेलने का शौक है क्रिकेट खेलिए, बैडमिंटन का शौक है बैडमिंटन खेलिए, वीडियो गेम का शौक है वीडियो गेम खेलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। रोज आधा 1 घंटा मन के लिए जरूर देना चाहिए, एंटरटेनमेंट के लिए अवश्य ही देना चाहिए। ठीक है, दूसरों के बात करने का शौक है, दुनिया भर की बातें कर लीजिए, मन हल्का होगा। दोस्त को फोन कीजिए, रिश्तेदार को फोन कीजिए, भाई बहन से फोन कीजिए जिससे आपकी बहुत जनती हो। दुनिया भर की बातें कीजिए, पॉलिटिक्स के बारे में बातें कीजिए, बॉलीवुड के बारे में बातें कीजिए, टॉलीवुड के बारे में बातें कीजिए, मूवीज के बारे में बातें कीजिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में बातें कीजिए, दुनिया भर की बातें कीजिए। इससे आपके मन को खुशी होगी और मन के अंदर अच्छा हार्मोन्स रिलीज हो जाएंगे। तो दुनिया भर की बातें करना रोज आधा से 1 घंटा अवश्य करना जरूरी है। खेलना पसंद है, रोज खेलिए, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत वाली बात है। कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपको अच्छा लगता रहो। रोज 1 घंटा तो कम से कम करना ही चाहिए। ओके, अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हो या स्टूडेंट हो, कोई सिविल प्रिपरेशन ऐसे बड़ी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो जहां पर साल भर आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई एक लंबे एग्जाम के लिए कर रहे हो, लंबी इनिंग खेल रहे हो आप, तो इतने लंबे संघर्ष के लिए रोज 1 घंटा एंटरटेनमेंट के लिए निकालना जरूरी है, आवश्यक है। ठीक है, अगर रोज 1 घंटा अपने मनोरंजन के लिए नहीं दिया तो आप लंबे समय के लिए नहीं चल पाएंगे, लॉन्ग इनिंग के लिए नहीं चल पाओगे। तो रोज 1 घंटा एंटरटेनमेंट के लिए दीजिए, अपने मन को जो चीजें पसंद है उसके 1 घंटा दीजिए। क्या दिक्कत वाली बात है इसमें? ठीक है, तो इंटरेस्ट और हॉबी के एक बार पॉइंट रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप कुछ ऐसा कीजिए जो आपके हॉबी का हो। पेंटिंग का शौक है पेंटिंग करिए, जो भी आपको पसंद है वो कीजिए। दूसरों के बातें करने का शौक है वो कीजिए, खेलना पसंद है रोज कीजिए। कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए जो आपको मन को अच्छा लगे, कम से कम 1 घंटा। और स्टूडेंट हो तो रोज 1 घंटा एंटरटेनमेंट के लिए निकालिए, तो ही आप लंबे समय तक टिक पाओगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब चलते हैं आगे। आस्था, विश्वास, निष्ठा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी एक प्रश्न होता है, ईश्वर है या नहीं है, भगवान है या नहीं है। कई लोगों का मानना है ईश्वर है, कई लोगों का मानना है ईश्वर है ही नहीं। तो ये अपने अपने आस्था का विषय है, अपने अपने भक्ति का विषय है। ओके, कुछ लोग मानते हैं ईश्वर है, कुछ लोग मानते हैं ईश्वर नहीं है। ये अपने अपने ओपिनियन का मत है, लेकिन इतना समझना जरूरी है कि कोई एक सिस्टम है जो ये सब बैलेंस कर रहा है। कोई एक ऐसी प्रकृति है कि ये सब सृष्टि मैनेज कर रहा है। ओके, कुछ मनोवैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक जो लोग होते हैं उनका क्या मानना है, मैं ये बता देता हूं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखना, ईश्वर है या नहीं है हमें पता नहीं है। मनोवैज्ञानिक जो एक्सपर्टीज है इसमें, वो कहते हैं ईश्वर है या नहीं है हमें पता नहीं है। ओके, लेकिन ईश्वर को मानने से आपका फायदा ज्यादा होगा। ये मनोवैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं, ईश्वर को मानने से आपका फायदा ज्यादा होगा। यदि आप आस्था रखते हैं तो आपका जीवन दूसरों की तुलना में जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, आपका जीवन बेहतर होगा। क्या बोला मैंने? यदि आप आस्था रखते हो, भक्ति रखते हो, निष्ठा रखते हो, तो आपका जीवन दूसरों की तुलना में जो ईश्वर को नहीं मानते तो आपका जीवन बेहतर होगा। अच्छा, बहुत ही अनास्था वाले व्यक्ति मत बनिए कि ईश्वर है ही नहीं, मैं ईश्वर को तो मानूंगा ही नहीं, ईश्वर का पत्थर में बसते हैं क्या। इतने भी अनास्था वाले व्यक्ति मत बनिए। हर चीज में अनास्था करना अच्छी बात नहीं है। कर्म को, सिद्धांत को पहचानिए। जब आप कर्म के सिद्धांत को समझोगे तब आपको अंदर कोई आपके आजू-बाजू में दुख है उसका इतना प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जो व्यक्ति ज्यादा आस्था रखता है, आप पाएंगे उनके जीवन में तनाव कम रहता है। मैं कोई उदाहरण देता हूं। 2020 में कोरोना की पहली लहर आई थी, कोविड। तो मेरे दादाजी जो थे वो कहा करते थे, एक्चुअली उनकी उम्र 90+ थी, वो चीज कहा करते थे, हमें क्या डरना किसी से, हमारा तो जीवन का हर एक पन्ना लिखा हुआ है, जब जाने का समय आएगा तब जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात तो है ही नहीं। अभी वैसे देखा गया तो 90+ वाले जो लोग थे, एक्चुअली 60+ वाले जो लोग थे, उनको कोरोना से डरने की बात थी, लेकिन उनके अंदर आस्था थी कि भाई नहीं, जब बुलावा आएगा भगवान का चले जाएंगे। तो वो जो आस्था थी उसकी वजह से उनको कोरोना ने कभी तकलीफ दी ही नहीं। तो जब आस्था रखोगे तो आप समझ पाओगे ये सृष्टि है, कहीं ना कहीं एक सिस्टम में काम कर रहा है। इतने भी अनास्था वाले व्यक्ति मत बनिए कि नहीं मैं तो मानूंगा नहीं, मैं तो किसी को मानता नहीं,
इतने भी आस्था वाले व्यक्ति मत बनिए, ये आपके दुखों का सबसे बड़ा कारण हो सकता है, आपके मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। तो ईश्वर पे आस्था रखना ये अच्छी बात है, ईश्वर को थोड़ा मानना अच्छी बात है। ओके, इसलिए मैं कहता हूं मंदिर जाइए, गुरुद्वारा जाइए, वो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी आपके अंदर का मानसिक तनाव को खत्म करेगी, उसको ठीक करेगी। ओके, तो चलिए इस पॉइंट पर वापस एक बार रिवाइज करते। आस्था, एक प्रश्न है ईश्वर है या नहीं। कुछ लोग मानते ईश्वर है, कुछ लोग मानते ईश्वर नहीं है, लेकिन मनोवैज्ञानिक लोग कहते हैं ईश्वर है या नहीं हमें पता नहीं, लेकिन अगर आप आस्था रखते हो तो दूसरों की तुलना में जो आस्था नहीं रखते उनके तुलना में जीवन आपका बेहतर होगा। ठीक है, हर चीज में अनास्था करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, और जो लोग आस्था रखता है तो आप पाएंगे उनका जीवन बेहतर होता है। तो आस्था रखिए ईश्वर पे कि सब कुछ एक प्रकृति का नियम है, इसके ऊपर आस्था रखिए, आपका जीवन और बेहतर होगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब चलते हैं आगे। उम्मीद ना रखे ज्यादा, खुद से भी ज्यादा उम्मीद ना रखे और दूसरों से भी ज्यादा ना रखे। अब ये क्या पॉइंट है, इसके गहराई में चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत बड़ा। अच्छा देखना, दूसरों से या अपने आप से बहुत ज्यादा उम्मीदें ना रखे, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। उम्मीदें रखे तो बहुत ज्यादा ना रखे, नॉर्मल उम्मीद ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीदें ना रखे। देखना इसका मतलब क्या, दूसरों से उम्मीद ज्यादा ना रखे, अपने आप से भी ज्यादा उम्मीद ना रखिए। ठीक है, इसके डीप में समझाऊंगा। जैसे आप एक घर में रहते हो, अब दूसरों से बहुत उम्मीद रहती है। जैसे आप सुबह 7 बजे उठते हो, आपको लगता है घर में सभी ने 7 बजे उठना चाहिए। आप रोज तो 8 बजे उठते हो, लेकिन आज आप एक दिन 7 बजे उठ गए तो आपको लगता है सभी ने 7 बजे उठना चाहिए। सब घर में मेरे हिसाब से नहीं चलते, मेरी कोई बात मानता नहीं है, मेरे सभी लोग बात टाल देते हैं, मुझे कोई सीरियसली लेता नहीं है। तो इतनी दूसरों से अपेक्षा मत रखिए। दूसरों से सब उम्मीद रखेंगे और उम्मीद पे जब कोई खरा नहीं उतरेगा आपको दर्द होगा, और वो दर्द मानसिक समस्या की ओर ले जाएगा आपको। ओके, ठीक है, रोज आप 8 बजे उठते, आप आज गलती से 7 बजे उठ गए तो आपको लगता है सबने 7 बजे उठना चाहिए। ओके, आपको लगता है सब लोग मेरी तरह से नहीं जीते, ये घर चमचम नहीं कर रहा है, घर में झाड़ू क्यों नहीं लगाया, घर में पोछा क्यों नहीं लगाया, बर्तन इतने साफ क्यों नहीं दिख रहे, बर्तन इतने चमक क्यों नहीं रहे, घर साफ क्यों नहीं है, यहाँ पे साफ नहीं है, पंखा साफ नहीं है। इतना परफेक्शन का चक्कर में मत जाइए। हम भी खुद परफेक्शन नहीं होते, इंसान कोई परफेक्शन नहीं होता है। तो हम दूसरों से जो परफेक्शन की अपेक्षा रखते हैं वो गलत है। और जब वो अपेक्षा से कोई आगे वाला उतरता नहीं खरा तो आपको तकलीफ होगी। ओके, क्यों भाई 24 घंटे आपके घर में दहशत, क्यों आपसे लोग डरे? इतना भी आप मत कीजिए, इतना भी आप दूसरों से उम्मीदें मत रखिए और दूसरों को इतना बंधन में मत डालिए। ये आपके मानसिक तनाव का बहुत बड़ा कारण होगा। क्यों हर व्यक्ति आपके हिसाब से जिएगा? कोई नहीं आपके हिसाब से जिएगा। खाना आपके पसंद का बना नहीं, आज इसमें चिढ़ना की क्या बात है? भाव तो ये होना चाहिए, कम से कम खाना बना तो सही, किसी ने मेरे लिए खाना तो बनाया, मैंने तो खाना भी नहीं बनाया, मैं तो गैस भी नहीं चालू किया, मैंने रोटी भी नहीं पकाई। कम से कम भाव ये होना चाहिए। हम 100% एक्सपेक्टेशंस करते, खाने में नमक कम है, तीखापन कम है, ज्यादा तीखा है। हो सकता है कभी आपसे भी गलती होती है, तो जो खाना बनाने वाला है उससे भी गलती हो गई। इतने चिढ़ने की क्या बात है? हर जन परफेक्शन नहीं होता, गलती सबसे होती है। आपसे भी कभी गलती हो गई हो रहेगी, देश के प्रधानमंत्री से भी कभी गलती होती है, तो देश का सर्वोच्च आदमी है उससे भी गलती होती है। तो इतना चिढ़ने की क्या बात है कि मेरे हिसाब से सब चीजें नहीं होती है, मैं जैसे बोलता हूँ वैसे 100% हो। आपके हिसाब से नहीं होने वाला है, आपको एक दिमाग में चीज डाल के रखनी पड़ेगी। ओके, तो जब कोई कुछ आपके लिए घर में करे तो ग्रैटिट्यूड का भाव रखिए, थैंक यू का भाव रखिए, धन्यवाद का भाव रखिए। मौका निकाल के तारीफ कीजिए। जब ये मौका निकाल के तारीफ करोगे तो आगे वाले इंसान को लगेगा कि इसके लिए मुझे और काम करना है, ये इंसान इतना अच्छा है, मैंने इसके लिए किया और ये मुझे धन्यवाद का भाव दे रहा है, तो इसके लिए और मुझे अच्छा करना चाहिए। तो ये रिश्ते आपके मजबूत बनाएगा। आपके जब रिश्ते मजबूत होंगे, आपकी मन की स्थिति अच्छी होगी, आपके हार्मोन्स को अच्छा बनाएगा। ओके, तो आप दूसरों से उम्मीदें कम रखेंगे, दूसरों की प्रशंसा ज्यादा करो, निंदा मत करो, ये वैसा है वो वैसा है। निंदा से रिश्ते खराब हुए हैं कई सारे। दूसरे को योगदान को जब सराहेंगे तो हर व्यक्ति आपकी कंपनी पसंद करेगा, हर व्यक्ति चाहेगा कि आप उनके साथ रहे, हर व्यक्ति आप चाहेगा कि ये इंसान बहुत बढ़िया है, आपकी तारीफ करेंगे, आपका नाम भी होगा और हर व्यक्ति आपकी कंपनी चाहेगा। तो हर व्यक्ति की निंदा मत कीजिए।
अब अगर मनुष्य बनकर हर समय कमी ही निकालते रहेंगे ना, जैसे कि कमी क्या क्या निकालते मैं बताता हूं, उसको कुछ उदाहरण भी लिए मैंने। तुमने ये नहीं किया, तुमने तो कहा तो मैं ये करूंगा, तुमने तो कहा था मैं वो करूंगा, आज तुम लेट उठे, आज तो तुमने पढ़ाई नहीं की। इस तरह के व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता, ऐसे मनुष्य व्यक्ति को। और ऐसे व्यक्ति अकेले के अकेले रह जाते हैं, और ऐसे लोगों को बुढ़ापे में कोई पूछता भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में सबको दबा के रखा होता है और कोई इनको नजदीक करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। तो गलतियां मत निकालिए, आपसे भी गलती होती है, सबसे गलती होती है साहब, ठीक है। और अपने आप से भी उम्मीद मत रखिए। इसका मतलब क्या, देखना, इसका मतलब कुछ लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं। मैं तो यह हूं, मैं तो वह हूं, मुझे रैंक 1 चाहिए, इसके बिना मानूंगा नहीं। मुझे जॉब में ये पोस्ट चाहिए, उसके बिना मानूंगा नहीं। यहाँ पर जीना कम है और जीतना ज्यादा है। और जब ये मन में पनपने लगता है जीना कम और जीतना ज्यादा है, यही व्यक्ति आगे चल के सुसाइड कर लेते हैं। ये सच बात बता रहा हूँ। ये जो एग्जाम में मुझे ये रैंक चाहिए, उसके बगैर मानूंगा नहीं। पेरेंट्स भी बोलते मेरे सपने मेरा बच्चा पूरा करेगा। अरे वो बच्चे का उसमें आईक्यू है क्या, वो बच्चे का उसमें इंटरेस्ट है क्या? और जब ये पूरा नहीं कर पाता, पेरेंट्स के दबाव के कारण कई सारे बच्चों ने सुसाइड कर लिया, उनको रास्ता दिखा ही नहीं। तो मेरे बच्चे ने ये करना चाहिए, अरे क्लास में 50 बच्चे होते हैं, हर एक जन की रैंक 1 नहीं आ सकती। किसी को लास्ट रैंक आना है, किसी को फर्स्ट रैंक आना है, किसी को सेकंड रैंक आना है, किसी को थर्ड रैंक आना है। इतना अपने आप को भी मत बांधिए, दूसरों से भी इतना मत बांधिए। कोई प्रॉब्लम नहीं, सेकंड रैंक आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, थर्ड रैंक आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको सराहिए, उसको मोटिवेट कीजिए, उसको डीमोटिवेट मत कीजिए, अपने बच्चों को भी और खुद को भी। इसके बगैर मानूंगा नहीं, इस साल में टर्नओवर हुआ तो उसके बगैर मानूंगा नहीं, और नहीं हुआ तो फिर जीना कम है और जीतना ज्यादा है। और यही लोग आगे मानसिक समस्या का ऐसा शिकार हो जाते हैं कि आजू बाजू वाले समझ ही नहीं पाते ये ऐसा क्या कर बैठा। ओके, तो खुद से भी ज्यादा अपेक्षा मत रखिए और दूसरों से भी ज्यादा अपेक्षा मत रखिए। तो चलिए इस पॉइंट को डीप और एक बार रिवाइज करवा देता हूं आपसे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन लोग। तो अपने आप से भी, एक सेकंड, अपने आप से भी कभी अपेक्षा मत रखिए और दूसरों पे से भी। ठीक है, मेहनत करना जरूरी है, लेकिन उसके बिना मानूंगा नहीं, यह गलत बात है। ठीक है, तो एक इसका रिवीजन एक बार सब कर लेंगे ताकि आप भूले ना। ओके, तो दूसरों से भी उम्मीद मत रखिए, अपने आप से भी मत रखिए। आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, आप 7 बजे उठे तो आपको लगता है सबने 7 बजे उठना चाहिए, घर इतना अच्छा क्यों नहीं है, ये अपेक्षा गलत है। कभी घर में कचरा ही होगा, बच्चे होते हैं, ठीक है। और कभी कोई बनाया घर में तो उसकी तारीफ कीजिए, उसमें नेगेटिव मत निकालिए। कई लोग हर पॉजिटिव में नेगेटिव निकालते हैं, वो गलत बात है। और थैंकफुल रहिए, ग्रेटिट्यूड का भाव रहिए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, घर वालों को धन्यवाद दीजिए, दोस्तों को धन्यवाद दीजिए। हर समय कमी मत निकालिए। और ऐसे कमी वाले लोग, कम जो निकालते इनको बुढ़ापे में कोई पूछता भी नहीं है, और परफेक्शनिस्ट होना ही नहीं है कि इसके बिना मानूंगा नहीं। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अब चलते आगे। डू अबव थिंग्स रिपीटेटिवली। ये अभी जो मैंने बातें बोली है सभी, ये सब इतना सारा ढेर सारी मैंने आपको बातें बोली है, ये सारी चीजें आपको रिपीटेटिवली करनी है। वो एक दिन के लिए नहीं करनी है, लगातार आपको करनी है, जिंदगी भर के लिए आपको करनी है। ऐसा नहीं कि देखना मन की स्थिति जो खराब होती है, क्योंकि कहते हैं देखना हम क्या करते हैं, शरीर का तो स्नान करते हैं लेकिन मानसिक स्नान नहीं करते। शरीर का हम धोते हैं। अगर मुझे बताइए, अगर आप 8 दिन नहाए नहीं, कपड़े चेंज नहीं किए, आपने दाढ़ी नहीं बनाई, क्या होगा? आपके शरीर से बदबू आने लग जाएगी। तो इसलिए शरीर का स्नान होना जरूरी है, अपने कपड़े धोना जरूरी है, कपड़े को चकाचक रखना जरूरी है, घर साफ होना जरूरी है। तो ऐसे ही मन को साफ होना जरूरी है। जब ये मन को साफ करोगे डेली बेसिस पे, उसके ऊपर का जब कचरा निकालोगे ना, तो मानसिक समस्या कभी भी नहीं आएगी। तो मानसिक स्नान करना भी बेहद जरूरी है। और हमारे समाज सोसाइटी की समस्या यह है कि मानसिक स्नान करना कोई सिखाता ही नहीं है। देखना 4 तरह की जिंदगी होती है। एक तो होती है फिजिकल, दूसरी होती है स्पिरिचुअल, तीसरी होती है इंटेलेक्चुअल, और चौथी होती है इमोशनल। शारीरिक होती है, स्कूल में भी जाओ, शारीरिक अच्छा चाहिए, बौद्धिक अच्छा चाहिए, फिजिकल इंटेलेक्चुअल अच्छा चाहिए। जॉब में भी जाइए, फिजिकल अच्छा होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, शारीरिक अच्छे होने चाहिए, बौद्धिक अच्छे होने चाहिए। लेकिन जब इंसान स्पिरिचुअल और इमोशनली डाउन होता है, इंसान फिजिकली और इंटेलेक्चुअल अच्छा बन जाता है, लेकिन हमारे समाज में स्पिरिचुअल और इमोशनल के बारे में बातें नहीं होती है। और जब स्पिरिचुअल और इमोशनल इंसान डाउन होता है, तो ऐसा इंसान मानसिक समस्या का शिकार बन जाता है। और ऐसा इंसान समझ ही नहीं पाता जिंदगी में करूँ तो क्या करूँ। इसलिए आजकल देखना डिप्रेशन की, सुसाइड की, इसकी रेट ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि स्पिरिचुअली और इमोशनली ये लोग स्ट्रांग नहीं होते हैं। इसके लिए स्ट्रांग होना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये सारी चीजें आप रिपीटेटिवली कीजिए, बार बार कीजिए, बार बार कीजिए। आपकी हो सके तो ये वीडियोस बार बार देखिए, ये वीडियोस का व्यूज अनलिमिटेड है, जिंदगी भर आपके साथ है। बार बार देखिए, बार बार देखिए, बार बार देखिए, आपके मन को अच्छा बनाएगा। एक बार नहीं समझा, वापस एक बार देखिए। तो हर एक वीडियो तो 2 बार देखना रिकमेंडेड है, लेकिन वापस देखिए और इसमें से हर एक स्टेज फॉलो कीजिए। मैं हो सकता आपकी ज़िंदगी में मैं कुछ वैल्यू एडिशन कर सकूँ, हो सके मैं अपनी ज़िंदगी में आपके बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकूँ, यही मेरी अपेक्षा है। ठीक है, तो डू ऑल थिंग्स रिपीटेटिवली। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।